आसिर इसके दाएं तरफ खड़ी थी जबकि डॉक्टर इसका पूरा मायना कर रहा था। इनसे पहले अस्पताल के अंदर दाखिल होते अरबाज ने मामले को हल कर लिया था। वहां मौजूद जितने भी बड़े डॉक्टर्स इसे चेक कर रहे थे, इन सबको बता दिया गया था कि गोली का जिक्र नहीं करना, सिर्फ एक्सीडेंट का ही जिक्र करना है जो कि शाबिर का हुआ है, क्योंकि इसकी बीवी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। सर जख्म गहरा है, आपको फौरन डिस्चार्ज नहीं मिल सकेगा, खून लगेगा। इनको इसने पास खरीदने उसको बताया था। जो भी करना है आज करो, अभी करो, मैं यहाँ रुक नहीं सकता, इसने अपने मखसूस लहजे में कहा। तो डॉक्टर ने एक बेबस नजर से देखते अरबाज को देखा था। ये सर, इनका यहीं रहना मुमकिन नहीं है, ये आज ही वापस जाएंगे, आप खून वगैरह लगवा दीजिएगा, बाकी हम सब कुछ कर लेंगे। ऐसा करते हैं, हम सर के लिए होम सर्विस का इंतजाम कर देते हैं। ये सियासत में है, इनका तल्लक पॉलिटिक्स से है। इस तरह किसी अस्पताल में रहना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। और फिर यहाँ पर सिक्योरिटी के भी कुछ इश्यूज हैं। सर हरगिज नहीं चाहते कि इनकी वजह से अस्पताल में मौजूद बाकी लोग डिस्टर्ब हों। इसने असीर को कुछ बोलने के लिए पर तोलते देखकर मामले को अपने तरीके से हल करना चाहा था, जिस पर असीर खामोश हो गई थी। यकीनन डॉक्टर के बार बार फोर्स करने पर इसका यही इरादा था कि वो शाबिर को रात को यहीं पर रुकने के लिए कहे, लेकिन शाबिर की मर्जी के खिलाफ अरबाज कुछ होने नहीं दे सकता था। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। ठीक है, जैसा आप लोग मुनासिब समझे, मैं इन्हें मैं इन्हें ड्रिप लगा देता हूँ, डॉक्टर कहते हुए वहां से निकल गया था। जबकि अरबाज ने एक नजर शाबिर को देखा था, जो अब असीर की तरफ मुतवज्जो हो चुका था। डॉक्टर बार बार कह रहा था, आप इसकी बात मान क्यों नहीं लेते? ठीक ही तो कह रहा था ना, अगर आप यहाँ रुकोगे तो आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। जख्म ज्यादा गहरा है, इसलिए तो बार बार इसमें से खून निकलने लगता है। अल्लाह, ये गाड़ी का शीशा कितना खतरनाक था ना, पता नहीं कितना अंदर चला गया है। हो सकता है गाड़ी का शीशे का कोई टुकड़ा आपके जख्म के अंदर हो और वो बार बार जख्म को काट देता हो, इसलिए इतना खून निकल रहा हो। वो उसके पास बैठी अपनी ही डॉक्टरी झाड़ रही थी। अरे मैं, हाँ मेरा चांद, ये भी तो पूछा ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है, तुम कितनी स्मार्ट हो, लेकिन ये सब कुछ चेक करने के चक्कर में तो वो मेरे बाजू का ऑपरेशन कर देंगे, और अगर मेरा बाजू काट दिया तो वो परेशानी से इससे बोला तो आसीर ने इसे घूर कर देखा था। वो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं, आपको लगता है वो इतने बेवकूफ हैं कि आपका बाजू ही काट देंगे? वो गुस्से से इन्हें घूरते हुए बोली तो शाबिर कहका लगाकर हंसा था। तो मेरा बच्चा वो इतने बेवकूफ भी नहीं है कि अंदर कांच होगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वह इसके गाल नरमी से खींचते हुए इसे मजीद अपने करीब कर गया था। हाँ तो मैं तो एक जनरल सी बात कर रही थी ना, आप इतने सीरियस क्यों ले लिया? वो मुंह बिगाड़ते हुए बोली थी। निकाब में वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी इसके लब्बों पर मुस्कुराहट थी। वो तो एक सिंपल सा रीजन दे रही थी, खून मुसलसल बहने का। इसे क्या पता था कि वो कुछ भी बना लेगा। मैं तो तुम्हारी हर बात को बहुत ज्यादा सीरियस लेता हूँ मेरी जान, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मजाक में भी ये बात याद रखो कि तुम्हारी बातें मेरे लिए कितनी सीरियस हैं। वो इसका बाजू पकड़े इसे मजीद अपने करीब करने लगा था। वो थोड़े से फासले पर बैठी थी और ये फासला भी शावी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उफ शासाई, क्या कर रहे हैं आप? आराम से बैठे ना, हम घर पर नहीं अस्पताल में हैं। वो उसकी हरकतों से तंग आती से सख्ती से कहने लगी थी। तो अस्पताल लाने की जिद भी तो तुम नहीं कर रही थी ना, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, तुम ही मुझे लेकर आई हो। शाबिर की मुस्कुराहट बरकरार थी। इसे इस तरह से कंफ्यूज होते देख इसे और भी ज्यादा मजा आ रहा था। हाँ तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप मुझे गोद में ही बिठा लें? वो अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश में हलकान होते हुए बोली थी। मैंने तुम्हें कब अपनी गोद में बिठाया? मैं तो बस करीब कर रहा हूँ। अच्छा तो कहीं तुम्हारा अपना मूड तो नहीं मेरी गोद में बैठने का? अगर है तो मुझे एतराज नहीं, आ जाओ। मजीद से कंफ्यूज करने लगा था। उपशा साईं, क्या हो गया है आपको? फिर से दौरा तो नहीं पड़ गया ना? इस तरह का दौरा पड़े तो मुझे क्या करना चाहिए ये भी बता दे, क्योंकि आजकल आपको ये दौरे कुछ ज्यादा ही पड़ते हैं। वो अपना बाजू छुड़वाने में नाकाम हो रही थी, जबकि शाविरी से बिल्कुल अपने साथ लगा चुका था। मुझे जब ऐसा दौरा पड़े तब तुम्हें मुझे बहुत सारा प्यार करना चाहिए। वो मजीद से खुद में बेच रहा था जब अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी, और दरवाजे पे खड़े इंसान को देखकर शाबिर खुशी से खिल उठा था। अरताश और परिविश थोड़ी देर पहले ही घर वापस आए थे। आज इसने परिविश को अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने का वादा किया था। आज एक जरूरी मीटिंग की वजह से वो वापस आने में काफी लेट हो गया था, लेकिन घर आते ही इसने परिविश से अपना वादा पूरा किया था। वह भी डिनर कर रहे थे जब इसने शाविर को फोन करने के बारे में सोचा था। इसे कल ही पता चला था कि शाविर को गोली लगी है, लेकिन ज्यादा बड़ा मसला नहीं, वरना शाविर बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी इसने शाविर को यही मशवरा दिया था कि वो अपनी सिक्योरिटी टाइट करवाए, और वो जल्द ही इसे मिलने के लिए इसकी भाभी के साथ आएगा। वो डिनर के दरमियान भी परिवेश को इसके बारे में बता रहा था कि वो जल्द ही शाविर के गांव जाने वाले हैं, इसे देखने के लिए, क्योंकि इसे गोली लगी है। शाविर का वाहिद दोस्त है जिसके साथ वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करता है। वो बचपन से इसका बेस्ट फ्रेंड है, उसके अलावा अरताज का और कोई दोस्त नहीं है। शाविर ने हमेशा एक अच्छा दोस्त होने का फर्ज निभाते इसे हर बड़ी मुश्किल से निकालने में पूरी मदद की है। परिवेश ने शाविर को देखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी अरताज के मुंह से इसकी इतनी तारीफ सुन रखी थी कि वो बिना देखे भी इसे अच्छा और नेक इंसान मालूम हुआ था। वहीं बैठे बैठे शाविर के मुतल्लिक बातें करते इसने शाविर को फोन करने के बारे में सोचा था, ताकि इसकी तबीयत वगैरह के बारे में पूछ सके। इसने शाविर
शाबिर को फ़ोन किया तो आके से फ़ोन अरबाज ने उठाया था। अरबाज ने ही से बताया था कि वो शाबिर को लेकर इस वक़्त शहर के अस्पताल आया हुआ है। वो फ़ौरन ही होटल से सीधा अस्पताल पहुँचा था शाबिर से मिलने के लिए। शाबिर इसे देखते बहुत खुश हुआ था। इससे पहले कि बेड से उठता, अरताश खुद ही इसके पास आते हुए इसे अपने सीने से लगा चुका था। "तू अस्पताल में क्यों एडमिट है? तू तो कह रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर वापस जा चुका हूँ। गोली निकाल दी है, ऑपरेशन अच्छे से हो गया है और अब तू यहाँ अस्पताल में पड़ा है। ये खून क्यों लगा हुआ है तुझे? और तू बैठकर खून लगवा रहा है। इडियट! पेशेंट होने का हक तो अदा कर।" वो अच्छा खासा चीखते हुए बोला तो शाबिर ने इसे सख्ती से कुछ ना बोलने का इशारा किया था, क्योंकि पास बैठी हसीन की बातों को बहुत अच्छे से सुन और समझ रही थी। "गोली? ये क्या बकवास कर रहा है भाई? कौन सी गोली? कौन सा ऑपरेशन? मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैंने तुझे फ़ोन पर भी यही बताया था। क्या सुनता रहता है तू? तेरे दिमाग में आजकल सिर्फ गोलियां और बंदूकें ही चलती रहती हैं क्या? मेरा एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी आ गई थी रास्ते में, कांच लगा है मुझे।" वो आंखों ही आंखों में से इशारा करते हुए सख्ती से समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि अरताश ने कुछ समझते हुए हाँ में सर हिलाया था। "हाँ हाँ सॉरी, मैं भूल गया था। वो असल में आजकल यही सब कुछ चल रहा है ना, दिमाग में तो भूल जाता हूँ। वो दरअसल अखराज का फ़ोन आता है तो तुझे तो पता है, आर्मी में बस यही गोलियां बंदूकें चलती रहती हैं, मिक्सअप हो गया।" अवताश ने सर पर हाथ मारते हुए बताया। जहां पर विश कंफ्यूज हुई थी वहीं आसिर ने भी बस खामोशी इख्तियार कर ली थी। "जान, ये मेरा बचपन का दोस्त है अवताश शाह, मेरे बचपन का दोस्त, जवानी का वाहिद और बुढ़ापे का भी बस यही एक दोस्त होगा। गारंटी देकर कहता हूँ, इसका छोटा भाई आर्मी में है। तू मेरे एक्सीडेंट को गोलियों के साथ मिक्स कर दिया है। तू बता कैसा है? भाभी कैसी है? ये भाभी ही तो नहीं है?" इसने दरवाजे के करीब खड़ी परिविश को देखते हुए कहा, जो इस वक्त मुकम्मल पर्दे में थी। "बिल्कुल भाभी ही हैं, यकीनन, क्योंकि तेरे साथ कोई और हो ही नहीं सकता। अवताश शाह साहब तो लड़कियों से मीलों के फासलों पर रहते हैं। भाभी, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी औरत हैं। मेरे दोस्त ने आज तक आपके अलावा किसी औरत को निगाह उठाकर नहीं देखा।" शाबिर ने पूरे यकीन से गारंटी देकर कहा तो परिविश ने आहिस्ता से अरताश के कंधे पर अपना हाथ रखा था। "मुझे भी यकीन है शाबिर भाई, ये कभी किसी औरत को देख भी नहीं सकते। आप सुनाइए, अब आपकी तबीयत कैसी है? कितने दिन यहाँ अस्पताल में क़याम करने का इरादा है आपका और हमें अपनी खिदमत का मौका कब देंगे?" अरताश बता रहे थे कि आपकी शादी की दावत तक नहीं की। मेरे ख्याल में अस्पताल की इस मुलाकात से बेहतर है कि आप लोग हमारे घर पर एक मुलाकात कर लें, ताकि मैं और आसिर भी थोड़ी दोस्ती कर सकें। परी आसिर को देखते हुए बोली, जबकि आसिर कंफ्यूज हुई कि लड़की इसके नाम कैसे जानती है। "जी भाभी, तबीयत कुछ ठीक होगी तो ज़रूर आएंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग आए हमारे घर।" शाबिर ने फ़ौरन कहा था। "नहीं, पहले तू।" अरताश ने उसकी बात काटते हुए कहा। "नहीं, पहले तू आएगा। देख भाई, तेरी शादी पुरानी हो चुकी है, दावत खा ले, अच्छा मौका है।" तो आसिर की हंसी इसने कहा तो आसिर की हंसी छूट गई थी। "तेरी भी शादी नई नहीं है, 4-5 महीने पुरानी हो चुकी है। मुझसे पहले तेरी शादी हुई थी।" "4-5 महीने पहले कहाँ? हमारी शादी 1.5 महीना पहले हुई, तब तो सिर्फ निकाह हुआ था। शादी तो हमारी 1.5 महीना पहले हुई है। चाहे तो आज हमारी फ़ोटो देख ले।" आसिर फ़ौरन मैदान में कूदी थी। "चाहे तो आप हमारी फ़ोटो देख लें।" आसिर फ़ौरन मैदान में कूदी थी। वो अपने शौहर को हारते हुए कैसे देखती? "हम तो अपनी शादी को शादी मानते ही नहीं, क्योंकि हमारे पास हमारी शादी की फ़ोटो ही नहीं है।" अरताश ने मुकाबले पर उतरते हुए कहा था। "हाय अल्लाह! नो सबूत, यानी कि शादी नहीं हुई। आपकी लीजिए, फिर हमारी भाभी हमें दीजिए। हम आपको अपनी भाभी क्यों देंगे? अगर शादी ही नहीं हुई तो वो फ़ौरन परी का हाथ हमें से अपनी तरफ कर चुके थे, जबकि ये नोक-झोंक परी भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही थी।" "अरे नहीं, नहीं, बीवी पर कोई मज़ाक नहीं। मैं अपनी बीवी पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ठीक है, हम ही पहले डिनर पर आ जाएँगे।" अरताश ने फ़ौरन परी को खींचकर अपने करीब किया था। इसके हाँ करने पर जहाँ हसी ने शाबिर को हाई-फ़ाई किया था, वहीं इसकी खिलखिलाहट पर शाबिर ने इसका हाथ थामकर अपने लबों से लगा लिया था। इसकी हरकत पर वो बौखलाकर अपना हाथ छुड़वा गई थी, जबकि परिविश और अरताश तो खुद में ही मसरूफ़ थे। वो काफ़ी देर तक इनके साथ बैठे रहे थे। खून की बोतल तकरीबन साढ़े 3 घंटों में ख़त्म हुई थी, क्योंकि खून की स्पीड बहुत कम थी। अरताश और परिविश ने इन्हें अच्छी कंपनी दे दी थी। वो तकरीबन 11 बजे अपने घर गए थे और जैसे ही खून की बोतल ख़त्म हुई, शाबिर ने सुकून का सांस लिया था, जब डॉक्टर इसे देखने के लिए दोबारा आ गया था। "ज़ियान, क्या हो गया है तुझे? इतना भावला हो रहा है। आसिर अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। अपने शौहर के साथ इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुज़र रही है। तू क्यों पागलपन कर रहा है मेरे बच्चे? इससे इसकी ज़िंदगी में खुश रहने दे।" दीन मोहम्मद इसके पास बैठा हुआ था, जबकि वो गुस्से से पागल होता किसी भी तरह शाबिर से बदला लेने के बारे में सोच रहा था। इसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करके वो शख्स कितने सुकून में था। इसे अपने किए पर कोई अफ़सोस नहीं था। शाबिर ने आसिर को इसे मिलने तक नहीं दिया था। कितनी सख्ती से इसने इसकी बहन का हाथ थाम के रखा हुआ था। कोई मोहब्बत इसे देखने से मैं महसूस नहीं हो रही थी। इसकी कमसन खूबसूरत बहन शाबिर के दिल को भा गई थी। वो सारी ज़िंदगी से अपने साथ रखना चाहता था। मर्द हमेशा इस औरत को पसंद करता है जो उसके हुक्म की गुलाम हो, जो उसकी हर बात आँख बंद करके माने, और आसिर तो शुरू से ही ऐसी थी। लेकिन वो अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता था। आसिर ने तो अब तक अपने बचपन तक नहीं जिया था। वो क्यों अपनी बहन को एक ऐसे जुर्म की सज़ा मिलने देता जो उसने किया ही नहीं था। और जहाँ तक बात इसकी थी, तो वो 3 दफ़ा गया था रूहा से मिलने के लिए हवेली में, और वो रूहा को यही बताने गया था कि जिस शख्स की मोहब्बत में रूहा पागल हो रही है, वो शख्स एक फरेबी है। इसके अलावा भी इसने ना जाने कितनी लड़कियों को मोहब्बत के लाड़े लगा रखे हैं। वो सिर्फ इसे मोहब्बत के खेल में फंसा रहा है और कुछ भी नहीं। इसकी बातों में रूहा ना आए। और ये सब कुछ भी इसने इसलिए किया था कि शाबिर इनके गाँव के लिए बहुत कुछ कर रहा था। वो इसके गाँव के लिए एक मसीहा बना हुआ था। वो नहीं चाहता था कि ये एक ऐसे इंसान की बहन के साथ कुछ भी गलत हो जो इसके बुरे वक्त में इसका सबसे बड़ा सहारा है। वो खुद उसे बताने गया था कि वो ज़लील इंसान से बर्बाद कर देगा, लेकिन रूहा ने फिर भी अपनी मर्जी की थी। वो घर से भाग गई थी। इसने एक अच्छे इंसान होने का फ़र्ज़ निभाया था। वो 3 दफ़ा रूहा से इस खतरनाक जगह पर मिलने आया था, जहाँ शाबिर शाह के गार्ड्स हर वक्त अलर्ट रहते हैं। वो 3 दफ़ा रूहा को
यही बताने के लिए गया था कि शख्स ने अब खुदकुशी का ड्रामा कर लिया है। वो इसे यहाँ से ले जाकर किसी गंदी जगह बेच देगा और फिर वो सारी ज़िंदगी अपने घर वालों को नहीं मिलेगी। इसने क्या एक अच्छे इंसान होने का फ़र्ज़ निभाया था। इसने रूहा की ज़िंदगी बचाने में इसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन रूहा ने फिर भी घर से भागकर इसकी ज़िंदगी में दाँव लगा दी थी। वो तो कितने महीनों से मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश में था और अब वो जब वो मुल्क से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था, तो इसे पता तक नहीं था कि इसके आगे की ज़िंदगी कैसी होगी। वो अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा था और वो लोग नहीं चाहते थे कि वो इनसे दूर जाए, इसलिए वो रातों-रात मुल्क से बाहर निकल गया था। वो अपने पापा के लिए, अपनी माँ के लिए और ख़ासकर अपनी बहन के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, इनकी ज़िंदगी बदल देना चाहता था, लेकिन वो कहाँ जानता था कि इसके पीछे ये सब कुछ हो जाएगा। ये बात तो इसके वहम व गुमान में भी नहीं थी कि जिस दिन वो मुल्क से बाहर निकलेगा, इसी दिन रूहा भी घर से भाग जाएगी। इस रूहा की वजह से ये सब कुछ हुआ था। देख मेरे बच्चे, मेरी बात को समझ। असीर अपनी ज़िंदगी बसा चुकी है, आप नहीं अब्बा नहीं। बा नहीं अब्बा नहीं, बसी इसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, इसकी ज़िंदगी। ये सब कुछ इस रूहा बीबी की वजह से हुआ है। अब्बा इस लड़की को तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। इस लड़की ने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की है। मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। अगर इसने मेरी बहन को नहीं छोड़ा तो फिर रूहा के साथ वो करूँगा जो शाविशा सारी ज़िंदगी याद रखेगा। वो गुस्से से पागल होते हुए बोल रहा था जबकि दीन मोहम्मद परेशान हो चुका था। क्या करेगा तू रूहा बीबी के साथ? क्या सोच रखा है तूने? खबरदार जो तुमने किसी की बहन बेटी की इज्जत पर गंदी नज़र उठाई। दीन मोहम्मद गुस्से से पंगा रहा था। इसकी इज्जत पर गंदी नजर नहीं डालूंगा, अब्बा इसे अपनी इज्जत बनाऊंगा। अगर शावीर मेरी बहन को जबरदस्ती अपने निकाह में रख सकता है तो मैं क्यों नहीं। पर जब तक मेरी बहन को नहीं छोड़ता तब तक मैं इसकी बहन को नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से बोल रहा था जबकि इसकी बात सुनकर दीन मोहम्मद तो इसे देखकर रह गया था। तू पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है, तुझे पता है वो कितना बुरा इंसान है, वो कितना बड़ा इंसान है। अरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। दीन मोहम्मद ने गुस्से से इसे धक्का देते हुए कहा था। टुकड़े टुकड़े करेगा तो भी इसकी अपनी बहन बेवा होगी। अब्बा तू फिक्र मत कर, अब जो मैं करूंगा वो शावी सारी जिंदगी याद रखेगा। वो मेरी बहन को नहीं छोड़ सका तो इसे अपनी बहन की कुर्बानी देनी होगी। वो सुलगते लहजे में कहता उठकर घर से बाहर निकल गया था जबकि दीन मोहम्मद पीछे चीखता चलाता रह गया था। क्या मतलब? मैं पूरी रात नहीं सो सकता। डॉक्टर की बात ने इसे हैरान कर दिया था। जी सर, आपको ब्लड लगा है, आप पूरी रात नहीं सो सकते। आपको तकरीबन खून लगने के 8 घंटे तक जागना होगा। इसके बाद आप आराम कर सकते हैं। और 8 घंटे तक मैं क्या करूँगा? अब तो 2.5 घंटे में मैं घर चला जाऊँगा और मुझे नींद भी आ रही है। वह परेशानी से इसे बताने लगा था। नो सर, आप सो नहीं सकते। ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और वैसे भी अगर हम अस्पताल में इस तरह की कंडीशन में किसी को ब्लड लगाते हैं तो इसे सोने से मना करते हैं और हमने आपको जो मेडिसिन दी है इनमें भी फ़ौरन सोना खतरनाक साबित हो सकता है। ओके, मुझे कोई मेडिसिन दे दो जिसकी वजह से मुझे नींद ना आए, क्योंकि मेरा सच में नींद से बुरा हाल हो रहा है। वो परेशानी से बताने लगा था। सॉरी सर, हम नहीं ले सकते। आपको ऐसी कोई भी मेडिसिन, आपको खुद ही अपने असाब पर कंट्रोल रखना होगा। आपको सिर्फ 8 घंटे तक नींद नहीं लेनी। इसके बाद आप जितना चाहें सो सकते हैं। डॉक्टर ने इसे समझाते हुए कहा था। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे नींद आ रही है और तुम लोग मुझे ज़बरदस्ती जगाने के लिए बोल रहे हो। कैसे जागूँ मैं? वो परेशान ही से कहने लगा था। इसे इनकी मेडिकल समझ में नहीं आ रही थी। इसका नींद से बुरा हाल हो रहा था और वो लोग इसे जगाने के लिए कह रहे थे, इसे जागने के लिए कह रहे थे। ड्रिप के दरमियान भी इन्हें ड्रिप के दरमियान भी इसे सख्त नींद आ रही थी, लेकिन असीर की बातों ने इसे जगाए रखा था। अरे आप फिक्र न करें शाह साईं, हम जागेंगे ना सारी रात। असीर ने फौरन के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा तो डॉक्टर मुस्कुरा दिया था। ऑफ कोर्स, और आपकी वाइफ आपकी हेल्प कर सकती हैं। डॉक्टर ने कहते हुए बाहर की राह ली थी जबकि शाबी ने बेड छोड़ते अपने कंधों से चादर उतारते हुए इसके ऊपर डालकर इसे अपने साथ लगाया था। तो तुम मुझे सारी रात जगाओगी, राइट? क्या करो कैसा जिससे मैं सारी रात जागता रहूंगा। और इसे लेता बाहर की तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछने लगा था। अरे हम डिनर करेंगे ना, मुझे भूख लगी हुई है। फिर हम शॉपिंग भी करेंगे। यहाँ तो सारी दुकानें भी खुली हुई हैं। 2-3 घंटे तो यहीं लग जाएंगे। फिर वापसी पर हम घर चलेंगे, फिर कोई फिल्म देखेंगे। मैंने लूडो मंगवाई थी। मैं और रूहा रोज़ खेलती हैं। मैं और आप रात को लूडो खेलेंगे। 3 गेम का चैलेंज होगा। जो हारा वो दूसरे इंसान की सारी बातें मानेगा। मतलब आप मेरी सारी बातें मानेंगे क्योंकि मैं तो जीतती हूँ। वो मज़े से कहती इसके साथ बाहर आ रही थी जबकि शावेद इसकी प्लानिंग सुनकर हैरान ही तो हो रहा था। अब इसके इतने बुरे हालात आ रहे थे कि बीवी के होते हुए वो रात लूडो खेलकर और फिल्म देखकर गुजारेगा। गुड प्लानिंग मेरा बच्चा, सबसे पहले हम गुड प्लानिंग मेरा चांद सबसे पहले हम खाना गुड प्लानिंग मेरा चांद सबसे पहले हम खाना कुछ खाते हैं, फिर शॉपिंग करते हैं, फिर घर चलते हैं। आगे जाकर हमने क्या करना है इसका फैसला मैं करूंगा। इसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए वो बोला था। अच्छा बताओ कौन से कलर का ड्रेस लोगी? वैसे मजीद लूडो और फिल्म की फजूल सोचों में नहीं उलझाना चाहता था। ड्रेस तो मैं लूंगी ब्लू और ब्लैक कलर की। एक गोंद लूंगी रेड कलर का। वो उंगलियों पर गिनकर से बता रही थी। रेड कलर का गोंद क्यों? वह हैरत से पूछने लगा था। वो जब भी बाहर जाती थी तब गोंद जरूर पहनती थी। वो समझ चुका था कि शादी से पहले ही वो पर्दे की पाबंद थी। सेफ्टी के लिए गोंद तो सेफ्टी के लिए ही पहना चाहता है ना? वो फौरन बोली थी। हाँ ना चांद, गोंद तो सेफ्टी के लिए ही पहना चाहता है, लेकिन तुम्हें रेड कलर में देखना मेरे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। और वो जो चीज़ मेरे लिए सेफ नहीं है वो तुम्हारे लिए सेफ कैसे हो सकती है? वो परेशानी से पूछ रहा था। क्या मतलब है आपकी बात का? इसे सच में इसकी बात समझ में नहीं आई थी। बात सीधी और साफ है। तुम्हें सुर्ख रंग में देखकर मेरे जज्बात मेरे काबू से बाहर हो जाते हैं। तुम्हारे शोहर को फिर से रोमांटिक दौरा पड़ जाता है और मेरे दौड़ों से तुम बड़ी तंग हो। वो मासूमियत से आंखें पड़पड़ाते हुए
पटपटाते हुए बोला था। उफ अल्लाह! वो सर पर हाथ मारते फासला बना गई थी। जबकि इसके दूर होने पर शावी ने आंखें बंद करके सर सीट के साथ लगाया था। शाह सही उठे उठे, आप सो नहीं सकते, खोले आंखें। वो इसे झंझोड़ते हुए सीधा कर चुकी थी। खबरदार जो आपने आंखें बंद की, मेरी तरफ देखें इधर। वो इसका चेहरा थाम कर से जबरदस्ती अपनी तरफ करते हुए बोली तो शावी ने इशार होती निगाहें इस पर टिकाए मुस्कुरा दिया था। इसकी निगाहों से कंफ्यूज होती हसीन ने इसका चेहरा छोड़ दिया था। वो जिस अंदाज में से देख रहा था, असीर को अपने हाथों की हथेलियां बिकती हुई महसूस हुई थी। वो सारी रात इसे जगा पाएगी या नहीं, इस शख्स ने तो थोड़ी ही देर में इसे पजल कर दिया था। वो इसे लेकर सीधे एक रेस्टोरेंट में आया था, जहां वह दोनों अब डिनर करने वाले थे। असीर की अब भूख सी जान निकल रही थी, इसका चेहरा ही इतना सा निकल आया था। फैमिली रूम में आते ही शावी ने इसका निकाब खोलकर इसे देखा था, जहां साफ साफ लिखा हुआ था कि मुझे भूख लगी है। उफ मेरा बच्चा, इतनी जोर की भूख लगी थी तुम्हें? वो इसका मासूम सा चेहरा अपने हाथों में लेता इसके माथे पर अपने लब रखते हुए बोला तो इसने जोरों शोर से हाँ में सर हिलाया था। तो बताया क्यों नहीं मुझे? वो इसके लिए कुर्सी खींचकर से बिठाते हुए खुद भी इसके साथ ही जुड़कर बैठ गया था। आपका इलाज भी तो बहुत जरूरी था ना, इसलिए मैंने सोचा अपने पेट की आंखों में थोड़ी देर बाद बुझा लेती हूँ, आपका इलाज करवा लेती हूँ। अब मैं इतनी बुरी थोड़ी हूँ कि मेरे हस्बैंड बेड पर पड़े हैं और मैं वहाँ बुक बुक करती रहूँ। बस इसलिए मैंने इतना सारा कंट्रोल किया। वो मासूमियत से कहती डिनर से पहले सर्व किए जाने वाले सैलेड को खाना शुरू कर चुकी थी। इसकी भूख का अंदाजा लगाते शावी ने बेल बजाई थी। तकरीबन 5 मिनट में खाना आ गया तो सारा ही खाना इसने आसिर की पसंद के मुताबिक बनवाया था। इतने महीने हो जाने के बाद इतने महीने हो जाने के बावजूद भी अब तक वो आसिर की पसंद का ठीक से अंदाजा नहीं लगा पाया था। बड़ी मुश्किल से इसे पता चला था कि इसे बिरयानी काफ़ी पसंद है। शाबी ने इसकी हाथ बिरयानी ही मंगवाई थी। आपको पता है, जब भी अपने भाई के साथ यहाँ आती थी ना, तब वो मुझे गोलगप्पे खिलाते थे। आपने मुझे एक दफ़ा भी गोलगप्पे नहीं खिलाए। वो खाना शुरू करते हुए बोली थी, मेरा चांद, वो तो अनहाइजेनिक चीज़ है ना, और जो चीज़ तुम्हारी तबीयत ख़राब कर दे इसको खाने की क्या ज़रूरत है? पता है ये सब कुछ सड़कों के ऊपर मिलने वाली चीज़ों में सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक होती हैं, और पता नहीं वो लोग सफाई का भी ख्याल रखते हैं या नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें गोलगप्पे वगैरह खाने चाहिए। तुम्हारी सेहत वगैरह वैसे भी इजाज़त नहीं देती तुम्हें बीमार पड़ने की। वो इसे इनकार कर रहा था, जबकि वो खाने से हाथ रोके इसे घूर रही थी। यकीनन वो इसके जवाब से मायूस हुई थी। वो तो ये सोच रही थी कि इसकी फरमाइश करने पर वो फ़ौरन इसके लिए गोलगप्पे का ठेला ढूँढने लग जाएगा। आखिर वो इतना प्यार करता था, इससे इनकार कैसे कर सकता था? और ये तो प्यार मोहब्बत के रूल्स के खिलाफ था। महबूब की बातों पत्थर पर लकीर होनी चाहिए थी। राशि तो शाविर का महबूब थी ना। मुझे गोलगप्पे खाने हैं। वो चम्मच गुस्से से टेबल पर फेंकते हुए इसे घूर कर बोली थी, मेरा चांद तबीयत खराब हो जाती है। वो खट्टा पानी मुझे खाने हैं और आप मेरे साथ खाएँगे। वो इसकी बात काटते हुए बोली थी, मैं ये सारी चीज़ें नहीं खाता मेरा जान, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हें वो खाने दूँगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो चीज़ तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, वो मैं तुम्हें कभी भी खाने के लिए नहीं कहूँगा। वो इसे समझा रहा था, जबकि वो बिरयानी की प्लेट खुद से दूर करती दोनों हाथ सीने पर बाँधती इसे घूरने लगी थी। देखो मेरी जान, खाना तो खा लो, तुम्हें भूख लगी हुई है ना, और एक गोलगप्पों के लिए तुम क्या खाना छोड़ दोगी? मैं छोड़ दूँगी नहीं, मैं छोड़ चुकी हूँ। आज मैं गोलगप्पे ही खाऊँगी और आप भी खाना नहीं खाएँगे, आप भी मेरे साथ गोलगप्पे ही खाएँगे, और अगर आपने इनकार किया तो मैं भी नहीं बोलूँगी आपसे। इसकी छोटी-सी नाक गुस्से से सुर्ख हो रही थी। शावी तो इसकी अदाएँ देखकर हैरान रह गया था। इसकी बीवी का ये रूप भी था। इसकी मासूम सी जान को गुस्सा भी आता था, और वो बहुत ज़ोर से गुस्सा आता था। मतलब कि कोई चांस नहीं है तुम्हारी अपनी बात से पीछे हटने के। वो एक दफ़ा फिर से उम्मीद भरी निगाहों से इसे देखते हुए पूछने लगा था, जिस पर इसने हाथ के इशारे के साथ-साथ गर्दन भी ना में हिलाई थी। ठीक है, फिर चलो किसी स्ट्रीट फॉर किसी स्ट्रीट फूड साइट पर चलते हैं, कोई ठेला ढूँढते हैं और वहाँ से बीमार होने वाली चीज़ें खाते हैं। वो बिल पे करते हुए उठा था। असी ने तो बिरयानी से सिर्फ़ एक ही निवाला लिया था, जबकि असी ने अपना खाना अब तक शुरू भी नहीं किया था। क्या बात है सर, आपको हमारी सर्विस पसंद नहीं आई? होटल का मैनेजर तकरीबन भागते हुए शाबिर के पास पहुँचा था। वो इसे बहुत अच्छे तरीके से जानता था। आजकल खबरों में तो शाबिर ही छाया हुआ था। इसे कोई कैसे ना पहचानता। नहीं, नहीं, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। बस बेगम का मूड बदल गया है, इन्हें कुछ और खाना है। वो मुस्कुराकर कहता आसिर का हाथ थामे से लिए बाहर निकला था, जबकि आसिर खुशी-खुशी इसके साथ आई थी। कितने अरसे के बाद वो गोलगप्पे खाने वाली थी, इसे खुद भी याद नहीं था। वो जब स्कूल जाती थी तब एक अंकल आते थे गोलगप्पे की रेडी लेकर, और वो स्कूल में बहुत ज़्यादा खाया करती थी। इसके बाद पेपर्स के दौरान जब भी ज़ियान इसे शहर लेकर आता था, इसकी पसंद की सारी चीज़ें इसे खिलाता था। और अब वो शाबिर के साथ खाने वाली थी। शाबिर का बेबस सा चेहरा देखकर वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। उफ़! ये शाबिर ना कितना पागल है, ज़रा-सी बात पर कितना डर जाता है। इसकी नाराज़गी वाली बात पर कैसे साँस रोककर खड़ा हो गया था। वो गाड़ी में बैठे इसकी थोड़ी देर पहले वाली हरकत याद करके खिलखिलाकर हँसी थी, और इसकी खिलखिलाहट पर शाबिर ने एक नज़र से देखा था। हँस क्यों रही हो? शाबिर ने इसे करीब खींचते हुए पूछा था, जबकि इसके गार्ड्स और ड्राइवर अब गाड़ी में सवार हो रहे थे। मेरी मर्ज़ी, मुझे हँसी आई तो हँस लिया, आपको क्या मसला है? आप अपने ड्राइवर को बोलेंगे हमें गोलगप्पे खाने जाना है। वो नाराज़गी से बोली तो शाबिर सीने पर हाथ रखता इसके दाँव पर दिल थामकर ड्राइवर को बताने लगा था कि इन्हें कहाँ जाना है। अरबाज़ शाबिर के कहने पर गाड़ी में ही इसके लिए गोलगप्पे लेकर आया, तो शाबिर ने प्लेट थामकर इसके हवाले की थी। ये क्या इतने थोड़े से? ये तो मैं ही खा जाऊँगी, आप अपने लिए भी मँगवाएँ ना। इसने एक प्लेट गोलगप्पों को देखा था, जिसमें सिर्फ़ एक ही दर्जन गोलगप्पे
गोलगप्पे थे। ये इतने सारे तुम अकेले खा जाओगी? शाबिर को हैरत हुई थी। ओके ओके फाइन, तुम खाओ, मैं तो वैसे ही ये सब कुछ नहीं खाता। शाबिर ने फौरन कहा था, वरना जिस अंदाज में इसने घूरना शुरू किया था मुमकिन था वो इसे ही खा जाए। मैंने आपसे कहा था कि आप खाएंगे तो मतलब कि आप खाएंगे। आप इनकार क्यों कर रहे हैं बार बार? मंगवाएं अपने लिए भी। मैं एक आधा दे रही हूँ आपको, आप अपनी प्लेट से मुझे वापस कर दीजिएगा। वो एक गोलगप्पा उठाकर से खट्टे पानी में डुबोती अपने हाथों से इसे खिलाने लगी तो शाबिर ने ना चाहते हुए अपना मुंह खोला था, लेकिन खुला मुंह खुला ही रह गया क्योंकि खटास इसके दिमाग पर चढ़ गई थी। उफ अल्लाह, ये क्या खिलाया है तुमने? वो बड़े हुए मुंह से मुश्किल बोल पाया था, जबकि वो कंधे उचकाती अपना खाने में लग चुकी थी। मजे का है ना ये मेरा गोलगप्पा, आप मुझे वापस करें। इसने बताया था जब कि शावी ने नफी में सर हिलाया था। मैं नहीं खा रहा है ये सब कुछ, तुम अकेले ही खाओ। मेरी तौबा, ये निकल कैसे रही हो तुम? शाविर को हैरत हो रही थी। उफ, मतलब आपको निकलना भी नहीं आता? वो भी सिखाना पड़ेगा। ऐसे पकड़कर ऐसे पानी में डुबाएं, बड़ा सा मुंह खोले और इसे अंदर ले लें। असीर ने स्टेप बाय स्टेप इसे बताया, जिस पर शावी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। मंगवाए ना मेरा गोलगप्पा, वापस करें। आप खाएं ना खाएं, लेकिन मैंने तो उधार दिया था ना, मुझे मेरा वापस चाहिए। वो इसे घूरते हुए कहने लगी थी, यानी कि उधार पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। अरबाज, वहां से एक और गोलगप्पा ला दो। इसने बाहर कर अरबाज से कहा था। अरबाज, लाला एक नहीं, एक दर्जन। मैं एक के बदले एक दर्जन लेती हूँ। सूद भी तो कोई चीज होती है ना। अब की दफा इसने जाते हुए अरबाज को रोकर कहा था, सूद हराम होता है बीवी। इसने जताते हुए बताया था, होता होगा लेकिन गोलगप्पों पर नहीं होता। गोलगप्पे अल्लाह की नेमत है, जहां से मिल जाए खा लेने चाहिए। और एक और गोलगप्पा अपने मुंह में रखते हुए बोली तो इसके बड़े बड़े गालों पर शिद्दत से किस करने की हवाई शावी ने अपने अंदर दबा गया था। इसने एक नजर घड़ी की तरफ देखा। अस्पताल से निकले घंटा हो चुका था। अपनी बीवी के इसे जगाने की मासूमाना कोशिश पर वो दिलो जान से फिदा हुआ था। अरबाज इसके लिए एक और प्लेट तैयार करवा के ले आया था। ये खा लोगी तुम? इसने हैरत से पूछा था। खाता रही हूँ आपके सामने। इसने पहली वाली प्लेट से आखिरी गोलगप्पा उठाकर अपने मुंह में डाला। वो सचमुच में हैरान हो रहा था। खाना खाते हुए वो चिड़िया की तरह चुगती थी और गोलगप्पे ऐसे खा रही थी जैसे कभी कुछ खाने को मिला ही ना हो। जल्दी खत्म करो इस प्लेट को, फिर हमने तुम्हारी शॉपिंग भी करनी है। इसने याद दिलाया था, जिस पर हमें सर हिलाती वो दूसरी प्लेट से खाने लगी थी। दूसरी प्लेट से खाना इसके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो गया था। वो अंदाजा लगा चुका था, लेकिन फिर भी जब तक वो सारे गोलगप्पे खत्म ना कर चुकी थी तब तक इसने सुकून की सांस नहीं ली थी। मजा आ गया। वो गहरी सांस लेती टिश्यू से अपने हाथ और मुंह साफ करती सीट के साथ टेक लगा गई थी। मेरा टम्मी बाहर निकल आई है, वो खिलखिलाते हुए इसे सरगोशी में बताने लगी तो इसके अंदाज पर शावीर भी खिलखिलाकर मुस्कुराया था। थोड़ा खाना था ना मोटी, आपकी वजह से छेड़ने लगा था। आपने मुझे मोटी कहा, वो जैसे सदमे में थी। अब तुम इतनी मोटी बीवी को मोटी अब इतनी मोटी बीवी को मोटी ही कहूंगा ना, और मोटी नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? हाय अल्लाह, मैं किधर से मोटी हूँ? मैं तो इतनी सी हूँ, छोटी सी। आप हैं मोटू। वैसे आपको पता है, मुझे ना जिंदगी में एक काम करने का बड़ा शौक था। वो बात बदलते हुए कुछ याद आने पर बोलते इसके करीब हुई तो शाबी ने फौरन अपनी बाहें इसके गिर्द फैलाई, अपनी चादर को दुरुस्त किया था ताकि इसे सर्दी न लग जाए। वैसे तो गाड़ी में हीटर ऑन था, लेकिन फिर भी आज सर्दी जरूरत से ज्यादा थी और इसकी नाजुक जान यकीनन इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और फिर शाबिर अपनी जान को किसी तरह की तकलीफ में नहीं देख सकता था। बताओ क्या करने का शौक है? हम तुम्हारा शौक पूरा करेंगे। वो इसे अपने हिसार में लेते हुए कहने लगा था, मुझे ना गाड़ी की छत पर बैठकर किसी ऊंची सी पहाड़ी का नजारा करना है और फिर इसी गाड़ी पर बैठकर डिनर भी करना है, वो भी पिज्जा खाना है। वो अपने अजीबो गरीब शौकी से बताने लगी थी। हर बात पता करो, इन गोलगप्पों में कोई नशा वगैरह तो नहीं था ना? कुछ ऐसा वैसा मिलाकर तो नहीं देते ये लोग इन गोलगप्पों में? वो इसकी फरमाइश सुनने के बाद इसके बजाय आगे बैठे अरबाज से मुहातब हुआ था। सही लगता तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो कल चेक करवा लूंगा। अरबाज ने फौरन जवाब दिया जिस अरबाज ने फौरन जवाब दिया था, जिस पर इसे घूर कर रह गई थी। ये मेरे बचपन का शौक है, ख्वाहिश समझ ले मेरी, और अब ये ख्वाहिश आप पूरी करेंगे। मुझे किसी ऊंची सी पहाड़ी पर लेकर जाए जहां हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हो। इसके ऊपर हम अपनी गाड़ी पर बिस्तर बिछाकर वहां पर खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। मेरा बचपन का शौक है। आप मेरा एक शौक नहीं पूरा कर सकते? कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। मेरा बचपन का शौक है, आप मेरा एक शौक पूरा नहीं कर सकते? कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। ये कैसा प्यार है आपका? आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अब क्या इसने डायरेक्ट इसके प्यार पर ही वार किया? तो जहां शावीरी से घूर कर रह गया था, वहीं आगे बैठे दोनों नफूस अपनी हंसी छुपाने लगे थे। अच्छा था तुम से अपना प्यार साबित करने के लिए अब मुझे ये ऊट पटांग किस्म की हरकतें करनी पड़ेंगी, बस वालिया अंदाज में बोला, जिस पर इसने फौरन जोरों शोर से हाँ में गर्दन हिलाई थी। फाइन, तो करते हैं प्लान तुम्हें कहीं लेकर जाने का, किसी ऊंची सी पहाड़ी पर ले जाने का। वो मुस्कुराकर इसका माथा चूमते से अपने सीने से लगा गया था, क्योंकि सर्दी की शिद्दत बनने पर वो मजीद इसके सीने में छुप रही थी। ऐसे नहीं वादा करे मुझसे कि लेकर जाएंगे। वो अपना हाथ आगे करते हुए पड़ी तो शावी ने फौरन इसका हाथ थमकर अपने लबू से लगाया था। चलो पहले हम शॉपिंग कर लेते हैं, बाकी सब कुछ बाद में देखा जाएगा। गाड़ी एक बहुत बड़े मॉल के बाहर रुकी तो शावी ने इसे चलने के लिए कहा था, जबकि वो अपना नकाब दुरुस्त करती गाड़ी से निकली थी। मिराल ने कमरे में कदम रखा तो सामने जमीन पर रेड कलर के रोज बिखरे हुए थे। वो हैरान रह गई थी, इस तरह के गुलाबों के फूल कौन बिखेरेगा? फूलों का एक रास्ता सा बनाया गया था जो कि काफी खूबसूरत लग रहा था। वो रास्ते में सीधा सामने शीशे की मेज की तरफ जा रहा था। इसकी हैरत मजीद हैरत में बदलती जा रही थी। वो फूलों के रास्ते से चलती हुई वहां तक आई तो सामने खूबसूरत सा केक लिखा हुआ था, जिसके ऊपर आई लव यू मिराल लिखा हुआ था। नहीं नहीं बरजम, ऐसा नहीं कर सकते। वो हैरत और बेयकीनी से कार्ड को उठा चुकी थी। क्यों नहीं कर सकता मैं ऐसा? वो इसे पीछे से अपनी बाहों में भरता इसके गर्दन पर लब रखते हुए बोला था, जबकि मिराल
सामने शीशे में अपना और बज़म का अक्स जबकि मिराल ने सामने शीशे में अपना और बज़म का अक्स देखा था। बज़म अपने सचमुच में वो बेयकीनी की कैफियत में इसे पूछ रही थी, जबकि बज़म ने इसकी हैरत को देखते आहिस्ता से मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। हाँ बिल्कुल, मैंने किया है ये सब कुछ तुम्हारे लिए। तुम ही तो कहती हो कि मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं करता, तुमसे इज़हार मोहब्बत नहीं करता। बस इसलिए सोचा क्यों ना आज लफ्ज़ों में बयान कर दी जाए अपनी मोहब्बत। वो मुस्कुराते हुए इसके लबों पर अपने लब रखता पीछे हटा था। इसकी बेयकीनी अब भी अरूज पर थी। बज़म के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। यकीनन वो इसकी बेयकीनी को समझ गया था। आई एम सॉरी मिराल, मेरी गलती है। मुझे लगता था कि इज़हार की ज़रूरत नहीं है हमारे रिश्ते में। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि हमारा रिश्ता लफ्ज़ों का मोहताज नहीं है, लेकिन तुमने मुझे एहसास दिलाया कि हर रिश्ते में इज़हार लाज़मी अहमियत रखता है। इसीलिए मैं आज से तुमसे अपने दिल के जज़्बात बयान कर रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मिराल। तुम मेरी ज़िंदगी में आई पहली और आखिरी औरत हो जिसने मेरे घर और मेरे दिल को आबाद किया है। बस मैं गलती पर था, सब कुछ अच्छा चल रहा है हमारी ज़िंदगी में सोचकर मैं भी तुम्हारी जज़्बात को समझने की कोशिश नहीं की। मेरी गलती है, मैंने कभी लफ्ज़ों के सहारे तुम्हें बताया ही नहीं कि तुम मेरे लिए कितनी ख़ास हो। तुम्हें पता है, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि अम्मी को या नायरा को भी मैंने कभी लफ्ज़ों से अपनी मोहब्बत का नहीं बताया। इन्हें खुद ही अंदाज़ा हो जाता है मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से। लेकिन शायद हम दोनों के रिश्ते में इज़हार की कमी है, जैसे मैं बुरा कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरी सारी पिछली गलतियों को भूल जाओ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आने वाली ज़िंदगी में तुम्हें हर तरह की खुशी दूँ, तुम्हें खुश रखूँ। वो इसके माथे पर अपने लब रखता इसे थाम कर अपने सीने से लगा चुका था, जबकि मिराल अभी बेयकीनी की कैफियत में थी। केक देखो, पसंद आया तुम्हें? वैसे तो तुम्हारा फेवरेट केक ही लेकर आया हूँ, लेकिन तुम्हें चॉकलेट पसंद नहीं, और इस कमबख्त छाप पेपर में चॉकलेट से आई लव यू लिख दिया है। और इस कमबख्त की शॉपकीपर ने चॉकलेट से आई लव यू लिख दिया। हालांकि मैंने मना भी किया था, लेकिन क्या है ना, लास्ट मोमेंट पर मैं चेक नहीं कर सका। वैसे केक की तरफ तवज्जो करते हुए बोला था, लेकिन इसके बावजूद केक की तरफ मुतवज्जो करते हुए बोला था, लेकिन इस वक्त मिराल के लिए केक नहीं बल्कि मरज़म के अल्फाज अहमियत रखते थे, जिसमें वो मोहब्बत का इजहार कर रहा था। आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और सच कहूँ तो आज आपके मुँह से अपने लिए मोहब्बत का इज़हार सुनकर मुझे खुशी नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है जैसे पहले था वैसे सब कुछ ठीक ही वैसा ही सब कुछ रहना चाहिए। आप सही कहते हैं, हमारा रिश्ता लफ्ज़ों का मोहताज नहीं था। मैंने फ़िज़ूल में आपसे इस बात पर बहस की। आपने शायद ये सोचकर कि आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मेरे लिए ये सब कुछ कर दिया। लेकिन मैं जानती हूँ इन सब चीज़ों ने आपको हरगिज़ कोई खुशी नहीं दी। शायद यही वजह है मुझे ये सब कुछ देकर कोई खुशी नहीं महसूस हो रही। सब कुछ पहले ही ठीक था। आपकी खामोश मोहब्बत इस मोहब्बत से ज़्यादा अज़ीज़ थी मुझे। यह सब कुछ तो आपने अपने बच्चे के लिए मिराले से देखते हुए बोल रही थी, जबकि इसके अल्फ़ाज़ सुनकर अब बरसम के चेहरे पर सख्ती सी आ गई थी। क्या मतलब है तुम्हारी इस फ़िज़ूल बात का? तुम्हें क्या लगता है अपने बच्चे की हबस सुनकर तुमसे अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहा हूँ? मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मुझे समझ में नहीं आता मिराल, तुम क्या चाहती हो? जब ये बच्चा हमारे बीच नहीं था, क्या तब तुम मेरे अंदाज़ में अपने लिए मोहब्बत महसूस नहीं की थी? यकीन जानो, अगर ये बच्चा हमारे बीच ना होता तब भी अगर तुम मुझे से इज़हार माँगती तो मैं यूँ ही तुमसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करता, क्योंकि मेरे लिए मेरी बीवी की ख़्वाहिश अहमियत रखती है। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं ये सब कुछ इस बच्चे के लिए कर रहा हूँ तो ये सिर्फ तुम्हारी गलतफ़हमी है। हाँ, मैं खुश हूँ पापा ने कि खुशी ने मुझे मुझे सातवें आसमान पर पहुँचा दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसकी खुशी की खातिर मैं अपनी बीवी की ख़्वाहिशों को नज़रअंदाज कर दूँ। मेरे लिए ये बच्चा अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि ये तुम्हारी कोख में पल रहा है। इस बच्चे की माँ होने से पहले तुम मेरी बीवी हो। 6 साल से इस खूबसूरत रिश्ते को निभाते हुए अगर तुम्हें किसी से भी मोहब्बत महसूस नहीं हुई, कहीं से भी मोहब्बत महसूस नहीं हुई, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। मैं सिर्फ़ लफ्ज़ों से इज़हार नहीं कर सकता, जो मैं सिर्फ़ लफ्ज़ों से इज़हार कर सकता था, जो मैंने किया है, क्योंकि लफ्ज़ों के अलावा तो शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत महसूस ही नहीं होती। अब अगर तुम इस इज़हार मोहब्बत को इस वजह से जोड़ रही हो, तो ये तुम्हारी अपनी सोच है। बस हम कहाँ जा रहे हैं? आप वो कमरे से निकलने लगा तो वो परेशानी से इसके पास आई थी। सोचा था आज तुम्हारे साथ अच्छा वक़्त गुज़ारूँगा, लेकिन मेरे ख़्याल में फ़िलहाल तुम सिर्फ मेरा मूड खराब करना चाहती हो। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। वो इसे पीछे हटाते हुए कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि मिराल को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्या ज़रूरत थी बज़म के सामने किसी बच्चे का ज़िक्र करने की? ये बच्चा तो इसकी जान का अज़ाब बन गया था। इसे जल्द से जल्द इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करना था। अभी ये बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं था, इसके और बज़म के बीच दीवार बन रहा था। इसके नाम पर इस दोनों की में लड़ाई होने लगी थी। ये बच्चा तो इसके लिए बहुत ही मनहूस साबित हो रहा था। इस बच्चे को रास्ते से हटाकर ही इसे सुकून का सांस लेना था। वो अपने और बज़म के दरमियान किसी तीसरे वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शाह साईं, इस लड़की ने बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहने हैं। मैंने गोन के नीचे सेम ऐसी ड्रेस पहनी हुई है। वो दोनों शॉपिंग कर रहे थे जब आसी ने शाविर के कान में सरगोशी की थी। कोई बात नहीं मेरा चाँद, हो सकता है इसने तुम्हारे जैसा ड्रेस ले लिया हो। वो इसे हल्का सा मुस्कुराता इसके लिए कुछ और सिलेक्ट करने लगा था। नहीं, इसने मुझे कॉपी की है। मैं इस पर केस करवाना चाहती हूँ। वो अचानक जोश में बोली। इतना तो समझ चुका था कि वो सिर्फ और सिर्फ ये 8 घंटे गुजारने के लिए उल्टी सीधी हरकतें कर रही है, लेकिन अब की दफ़ा इसकी बात पर वो मुस्कुराया था। फिर तो डार्लिंग सबसे पहले मैं चाँद पर केस करवाऊँगा, जो मेरी बीवी की खूबसूरती की कॉपी करता है। ज़मीन वालों को तो मैं बाद में देखूँगा। चलो तुम ड्रेस सेलेक्ट करो। उसका ध्यान शॉपिंग की तरफ दिलाने लगा, जबकि इसकी बात सुनकर आसिर का चेहरा निकाब के अंदर भी सुर्खी
छलकने लगा था। मैं आपके लिए चांद से ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, वो शर्माई सी आवाज में बोली थी। लोग मसाल देखते हैं ना, लोग मिसाल देते हैं ना, देखो चांद का टुकड़ा, मैं तो चांद को तुम्हारा टुकड़ा कहता हूँ, बस तुम्हारी हरकतें है। छोड़ो, मोहब्बत भी तो बहुत है तुमसे। वो गहरी सांस लेते हुए बोला था, सिर की खिलाकर हंसी थी। हाँ वही तो, आप मुझसे प्यार बहुत करते हैं, वरना ये तो मैं भी जानती हूँ कि हरकतें मेरी मार खाने वाली हैं। वो खिलखिलाते हुए बोली, तो आपकी दफा शाविर का कहना इतना ज्यादा लाउड था कि आगे पीछे के काफी सारे लोग इन की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। उफशा सही आहिस्ता हंसे, क्या कर रहे हैं आप, लोग हमें पागल समझेंगे। वो इसके मुंह पर हाथ रखते इसकी आवाज कम करने की कोशिश करने लगी थी। मेरा चांद, मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारे पीछे, आप लोग क्या समझते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस अपनी बाहों में लेता अचानक अपने सीने से लगा चुका था, जबकि वो बड़ी मुश्किल से इसकी बाहों से आजाद होती इसका बाजू पकड़े से खींचते हुए वहां से लेकर जा रही थी। तो फिर पागल खाने चले वापस, वहां जाकर हमने लूडो भी खेलनी है और फिल्म भी देखनी है। बस जबरदस्ती खींचते हुए माल से बाहर लेकर गई थी। ये तुमने सारी ड्रेसेस दो दो क्यों ली है, स्मॉल मीडियम, ये क्या चक्कर है, तुम्हें क्या अपना साइज ठीक से नहीं पता। अगर ऐसा कुछ है तो मुझसे हेल्प ले सकती हो, मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें सर से पैर तक। एकदम चुप, नो गंदी गंदी बातें। स्मॉल साइज मेरा है, मीडियम रूहा का है। अब से मैंने फैसला कर लिया है, जो ड्रेस मैं पहनूंगी बिल्कुल सेम टू सेम रूहा के लिए भी लूंगी। चलो अब टाइम नहीं है, घर जाकर आपके साथ लूडो खेलूंगी, आपको हराऊंगी, फिर आप मेरी सारी बातें मानेंगे। वो मजे से गाड़ी की तरफ जाते हुए बोली थी, जबकि शावी किसी अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाता इसके पीछे पीछे आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी नहीं बल्कि इस मासूम सी लड़की की जिंदगी जी रहा है। और इस मासूम सी लड़की दुनिया में और इस मासूम सी लड़की की दुनिया बहुत हसीन थी। इसकी जिंदगी खुशियों से भरपूर थी और वह ऐसे ही इसकी जिंदगी को खुशियों से भर देना चाहता था। लेकिन फिर भी इसके लिए सारी रात जागना बेहद मुश्किल था। इस वक्त नींद से इसका बुरा हाल हो रहा था। बरज़म, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरे दिमाग में ना आजकल उल्टी-सीधी चीज़ें चलती रहती हैं। पता नहीं मैं इतनी जज़्बाती क्यों हो रही हूँ। वो स्टडी रूम में दाखिल होती इसके पास ही आकर बैठ गई थी, जबकि बरज़म जो अपने काम में बुरी तरह से मसरूफ़ था, इसे यूँ अचानक अपने पास आकर रोते देखकर परेशान हुआ था। क्या हो गया है मिराल, इस तरह से रो क्यों रही हो तुम? इट्स ओके मिराल, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज़्बात को। मैं जानता हूँ मेरी तरह तुम भी इतनी बड़ी खुशखबरी को हज़म नहीं कर पा रही हो। बल्कि सॉरी तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। मैंने फ़िज़ूल में तुम पर इतना ज़्यादा गुस्सा कर दिया। हालाँकि मुझे तुम्हें समझना चाहिए। मुझे खुद एहसास होना चाहिए कि फ़िलहाल तुम खुद भी मेंटली सेटेबल नहीं हो। पेरेंट्स बनना कोई छोटी सी बात नहीं होती। मैं जानता हूँ तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर थोड़ी सी परेशान हो, और तुम फिक्र मत करो, मुझे हरगिज़ बुरी नहीं लगी तुम्हारी बातें। हाँ, थोड़ा गुस्सा आया था, तुमने मेरी सारी मेहनत को हमारे बच्चे से जोड़ दिया। इस वक्त थोड़ा बुरा लगा था ये सोचकर कि तुम मेरी मोहब्बत को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर जब यहाँ इस कमरे में आकर तुम्हारी कंडीशन को समझने की कोशिश की तो तुम मुझे कहीं से भी गलत महसूस नहीं हुई। और जो भी हुआ आप जाने दो। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। वो प्यार से इसके गालों से आंसू साफ करते हुए बोला था, जबकि मिराल अब भी नम आंखों से इसकी तरफ देख रही थी। मतलब आप मुझसे नाराज़ नहीं है तो चले उठे, कमरे में चलते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चले। वो इसका बाजू थामते उठ खड़ी हुई थी। नहीं मिराल, मैं नहीं चल सकता तुम्हारे साथ रूम में। वो दरअसल यहाँ आती मुझे पता चला कि अमेरिकन क्लाइंट्स मीटिंग करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आज ये काम खत्म कर लेता हूँ, इसलिए मैंने इनको टाइम दे दिया। बट डोंट वरी, मैं काम खत्म करते ही आ जाऊंगा। तुम जाओ, जाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ रूम में। वो प्यार से समझाते हुए बोला था, जबकि मिराल ने एक नजर से देखा, फिर हाँ में सर हिलाते हुए इसके करीब से उठ गई थी। ठीक है, लेकिन आप जल्दी आ जाइएगा, मैं वेट कर रही हूँ आपका। सोऊंगी नहीं जब तक आप आ नहीं जाते। वो उठते हुए बोली तो बरसम ने सिर्फ मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। अब ये बैट बॉल क्यों खरीदा है तुमने मेरा चांद, इसको लेने की क्या जरूरत थी। अब ये मत कहना कि तुम खेलना भी जानती हो। वो वापस गाड़ी में आकर बैठा था। स्पोर्ट्स की दुकान से इसने लूडो और बैट बॉल खरीदे थे। खेलना जानती हूँ, मैं तो पाकिस्तानी क्रिकेटर से भी ज्यादा अच्छी क्रिकेटर हूँ। आप मुझे जानते नहीं, बस खेल मेरे मुताबिक होना चाहिए। सबको चुटकियों में हरा सकती हूँ मैं, 6 बाल पे 6 छक्के लगा सकती हूँ। वो गाड़ी में बैठी से देखते हुए बोली थी, क्या बात है मेरा चांद, तुम तो कमाल हो। मुझे हरगिज़ नहीं लगा था कि तुम्हें इस तरह के खेल में दिलचस्पी होगी। वैसे मुझे थी कॉलेज के ज़माने में दिलचस्पी, लेकिन बाद में पॉलिटिक्स में कदम रखते ही ये सारे शौक मैंने पीछे छोड़ दिए हैं। इसने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा था, जहां वो 3 घंटे बर्बाद कर चुकी थी, यानी घर पहुंचते ढाई 3 घंटे लग जाने थे। इसकी बीवी सचमुच में टाइम ज़ाया करने में एक्सपर्ट निकली थी, वरना पिछली दफा शॉपिंग पर तो इनका 1 घंटा भी बड़ा मुश्किल लगा था। और इस दफा वो न जाने क्या क्या खरीद रही थी। जो चीजें वो खरीद रही थी इनका कोई तल्लक ही नहीं था इन लोगों से। न जाने से कैसे याद आ गया था शाबिर से पूछने का कि क्या घर में लूडो मौजूद है, जिस पर शाबिर ने फौरन नफी में सर हिलाया था। वो कभी भी लूडो लेकर नहीं आया था, ना ही कभी से जरूरत पड़ी थी। इसके पॉलिटिक्स में आने से पहले कभी कभार अगर कहीं रूहा का मूड अच्छा हो तो वो लूडो उठाकर बाहर लेकर आया करती थी। और शायद रूहा के पास लूडो थी भी, लेकिन शाबिर के पास नहीं थी। और अपनी बीवी की इस छोटी सी ख्वाहिश को वो घर तक जाने तक टाल नहीं सकता था। इसीलिए वैसे यहाँ स्पोर्ट की दुकान पर लेकर आया था, जहां पर इसने एक पैड और 6 बॉल्स का पैक भी खरीदा था, जिसका वो पता नहीं क्या करने वाली थी। हाँ, लेकिन इसे अंदाजा था कि इसे बल्ले और गेंद से शाबिर की ही शामत आने वाली है। मेरी ना एक और ख्वाहिश भी थी। वो इसके पास सीट पर चौकड़ी मारे बैठती अचानक से बोली तो शाबिर के लब मुस्कुराए थे। जी फरमाए।
जान क्या ख्वाहिश है आपकी? बंदा नाचिज़ क्या खिदमत कर सकता है आपकी? वो पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया था। वो जानना चाहता था कि अब इसकी बीवी कौन-सा नया मार्का मारने वाली है। इसकी शरारती सूरत से लग रहा था कि वो ज़रूर कोई उल्टी-सीधी बात करने वाली है, वरना वो यूँ आँखें चमकाकर हरगिज़ बात ना करती। मुझे ना इस वक़्त रात को क्रिकेट खेलनी है, वो भी बीच सड़क पे। वो फ़ौरन से अपनी ख्वाहिश नोट करवाने लगी थी, जिस पर शाबिर की हँसी स छूट गई थी। जान, अब हम मेन सड़क पर बिल्कुल भी नहीं हैं, बाज़ार से बहुत दूर निकल आए हैं। ये आगे तो गली मोहल्ले हैं, यहाँ पर क्रिकेट खेलकर क्या करेंगे? और अब तो रात हो चुकी है, बाल ठीक से नज़र भी नहीं आएगा। वो मुस्कुराते हुए इसे समझाने लगा था, वरना इसकी बीवी का क्या भरोसा था। अभी अपनी ख्वाहिश पूरी करने निकल पड़े। हाँ, तो इतनी सारी गाड़ियाँ हैं तो सही, इनकी लाइट जलाएँगे ना। और मैंने कहा तो सही कि रात में क्रिकेट खेलने का शौक है मुझे, वो भी बीच सड़क पर। क्या हो गया है? अगर हम मेन बाज़ार से निकल आए हैं सड़क पर, अब तो हम सड़क पर तो हैं ना। अब वो एक्साइटेड अंदाज़ में आँखों को हरकत देते हुए बोली, तो उसकी आँखों की हरकत पर वो दिल थाम कर बैठ गया था। वो उसके हर अंदाज़ पर अब कुर्बान होने को था। ये लड़की जल्द से जल्द इसे बेजान करने वाली थी। इसकी अदाओं पर वो साँस लेना भूल जाता था। चले-चले बाहर चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। वो उसका बाजू पकड़ते हुए बोली थी। अरबाज़, गाड़ी रोको और सारे गार्ड्स की गाड़ियों का एक दायरा लगवा दो और रोशनी कर दो थोड़ी-सी, और तुम सब लोग थोड़े दूर जाकर चले जाओ फासले पर। वो गहरी सांस लेते हुए बोला था। अब की दफ़ा अरबाज़ ने एक नज़र ड्राइवर को देखा था और फिर इसे गाड़ी से निकलने का इशारा करते हुए बाहर निकलता, सारे गार्ड्स की गाड़ियों को एक दायरे में लगवाता, इस जगह से पीछे हटने लगा था। ये शाह को क्या हो गया है अरबाज़, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये लड़की, मेरा मतलब है बीवी जी, शाह से क्या-क्या करवा रही है और शाह कर भी रहे हैं। ये क्या हो गया है शाह को? मुझे तो लगता है शाह का दिमाग बीबी जी के काबू में है। कहीं कोई काला जादू तो नहीं करवा रही ये? ड्राइवर परेशानी से अरबाज़ को देखते हुए आगे की तरफ जा रहा था, जबकि अरबाज़ इसकी बात पर हल्का-सा मुस्कुराया था। इश्क भी काले जादू से कम नहीं है, शाह असीरे इश्क हो गए हैं। अब इन पर कुछ असर नहीं करना। वो लड़की जो बोलेगी शाह वही करेंगे। ये इश्क का असर है। असीरे इश्क का असीरे इश्क का ऐसा असर होता है, ड्राइवर ने हैरत से कहा था। ये तो कुछ भी नहीं। असीरे इश्क तो बड़ा जानलेवा होता है। अगर सांस रोकने के लिए कह दे तो दूसरा सांस लेना खुद पर हराम कर लेता है, और शाह पर भी ऐसा ही असर हुआ है। दुआ करो बीबी जी सांस रोकने के लिए ना कहते, वरना तो शायद साईं गए। अरबाज कहते हुए एक साइड आया था, जबकि पीछे मुड़कर देखने के बजाय वो इन सब ड्राइवर्स और गार्ड के साथ आकर सिगरेट जलाने लगा था। ये दोनों क्या कर रहे होंगे? अरबाज इसने हैरत से सिगरेट का कश लेते हुए सवाल किया था। शाह साईं जाने और बीबी जाने, तुम लोग अपना काम करो। जब इशारा करेंगे जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके निकलना है इधर से। वो भी आराम से एक पत्थर पर आकर बैठे हुए शाविर के इशारे का मुंतजर था। मिरालापी, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अब भी बता रही हूँ, मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर रही। और प्लीज़ खुदा के लिए आप भी इन सब चीज़ों से बाहर निकल आएँ। हो सकता है आप पर जो ज़ुल्म होता है, जो आपको इतना बुरा-भला कहा जाता है, आपके साथ मिसबिहेव किया जाता है, इस बच्चे के आने के बाद वो सब कुछ खत्म हो जाए। बरसम भाई आपको पसंद करने लगे। हो सकता है बच्चा ना होने की वजह से वो आपको इतना गलत समझ रहे होंगे। देखिए, आप ही हो सकता है ये बच्चा आपके लिए लकी साबित हो। आप क्यों इस बच्चे की जान लेना चाहती हैं? क्या आप माँ नहीं बनना चाहती? एक औरत के लिए सबसे खूबसूरत एहसास माँ बनना होता है, और आप इसी एहसास से महरूम रहना चाहती हैं। ज़रा सोचें तो सही, आपका बच्चा होगा, जो आपकी औलाद होगा, आपके वजूद से पैदा होगा, वो कितना ख़ास होगा आपके लिए। आप तयम्मी से पूछें कि आप इनके लिए क्या अहमियत रखती हैं, फिर शायद आपको अंदाज़ा होगा कि औलाद कितनी ज़रूरी है। नूरम इसे समझा रही थी, जबकि वो नूरम से जो मेडिसिन भेजने के लिए कह रही थी, वो भेजने के बजाय नूरम इसे दर्द दे रही थी। ओह शट अप नूरम, क्या बकवास कर रही हो तुम? यहाँ भी तुमसे मदद मांग रही हो और वहाँ तो मुझे भाषण दे रही हो। मैं तुमसे जो कह रही हूँ वो करो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? यहाँ मेरी ज़िंदगी हराम हो गई है, तुम्हें इस बच्चे की पड़ी है। क्या करूँ इस बच्चे को पैदा करके? अपनी खूबसूरती बिगाड़ लूँ? एक बच्चे को पैदा करते जो 9 महीने तक टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ता है, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वैसे भी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शौहर से मतलब है, किसी और से कोई मतलब नहीं है। अगर इन्हें ही बच्चा नहीं चाहिए, तो फिर तुम ही बताओ मैं बच्चा किसके लिए पैदा करूँ? अब मिराल ने बीच का रास्ता निकाला था, जिस पर नूरम हैरान रह गई थी। व्हाट? क्या बरसम भाई बच्चा नहीं चाहते? वो परेशानी से पूछने लगी। इसके लहजे में गुस्सा था। वो शख्स को ठीक से जानती तक नहीं थी, लेकिन 6 साल से मिराल पर होने वाले ज़ुल्म और सितम की दास्तान सुनकर अब इसी शख्स से नफ़रत महसूस होने लगी थी। बल्कि आज तो ये नफ़रत और शिद्दत इख्तियार कर रही थी। वो शख्स अपनी औलाद नहीं चाहता था। ऑफ़ कोर्स स्वीट हार्ट, वो बच्चा नहीं चाहते। इन्हें मेरी खूबसूरती पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तुम मैरिड नहीं हो, तुम एक शादीशुदा कपल की प्रॉब्लम नहीं समझती। एक शौहर को उसकी बीवी इसके मुताबिक चाहिए होती है। बेशक सारा खानदान मुझ पर ज़ुल्म करता है, मुझे बातें सुनाता है, लेकिन मैं बज़म की आँखों में अपने लिए तलब देखती हूँ। एक जिस्म ही तो है जो मेरे शौहर को मेरी तरफ खींचता है। वो भी जानते हैं एक बच्चा पैदा करके मैं प्रिंस की तरह मोटी हो जाऊँगी। मेरी खूबसूरती बर्बाद हो जाएगी, मेरी कोई लुक नहीं रहेगी। खानदान की औरतों की तरह बदसूरत और बद्दी दिखने लगूंगी। ऑफ कोर्स मेरा शौहर नहीं चाहता कि मैं बदसूरत लगूं। वो मुझे खूबसूरत देखना चाहते हैं, और यही एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी अहमियत दिलाती है। मैं अपना रिश्ता बचाना चाहती हूँ। नूरम जो भी है, जैसा भी है, अब यही खानदान ही मेरे लिए सब कुछ है। ये लोग मुझ पर जुल्म करें, सितम करें, लेकिन रहना मुझे इन्हीं के साथ है, क्योंकि मैं बज़म के बगैर नहीं रह सकती। ऐसे में बच्चा पैदा करके मैं अपनी तबाही नहीं निकाल सकती। नूरम, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें जो मेडिसिन कह रही हूँ वो मुझे भेज दो। वो उसे समझाते हुए बोली थी। देखिए आप ही, अगर
ऐसी बात है तो आप बरसम भाई के साथ किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना अबॉर्शन करवा लें, ये बेस्ट ऑप्शन है। मेडिसिन यूज़ करने से मुमकिन है आगे फ्यूचर में आपको कभी भी औलाद ना हो, और आप पहले भी इस तरह 2 दफ़ा कर चुकी हैं। मैं अपनी तरफ से मज़ीद इस तरह की कोई चीज़ नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपको कोई मेडिसिन नहीं भेज रही हूँ। बाकी मेरा आपके लिए यही मशवरा है, आप बरसम भाई के साथ खुद जाकर अपना अबॉर्शन करवा लें। वो भी बच्चा नहीं चाहते और आप भी बच्चा नहीं चाहती। आप दोनों का मुश्तरक फैसला है जो कि आगे जाकर आपने खुद ही डील करना है। वो अभी बात कर ही रही थी जब मीराल ने गुस्से से फ़ोन काट दिया था। पागल बेवकूफ़ लड़की, ये तो किसी तरह से मेरे हाथ आ ही नहीं रही। डॉक्टरी क्या पढ़ ली, इसका तो दिमाग तो सातवें आसमान पर जाकर पहुंच गया। मुझे सिखा रही है, मुझे मिराल बरसम शाह को सिखाएगी। इडियट स्टूपिड नूरम, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं खुद से कुछ नहीं कर सकती? नो डार्लिंग, अपनी मदद मिराल खुद कर सकती है। मुझे तुम्हारी हरगिज कोई जरूरत नहीं है। इस बच्चे के जनरेट को तो मैं सर से उतार कर रहूंगी। वो आईने के सामने आकर रुकती, खुद को हर तरफ से देखने लगी थी। अब भी तो चंद दिन की प्रेगनेंसी है और टेंशन से मेरी जान जा रही है। अगर 1 डेढ़ महीना गुजर गया तो मेरे जिस्म में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। नो नेवर, मैं अपनी खूबसूरती किसी के लिए तबाह नहीं करूंगी, किसी के लिए भी नहीं, बसम शाह के लिए भी नहीं। वो बेहद गुस्से से खुद को आईने में देखती हुई गुर्राई थी। अच्छा, आप ना मेरे पहले रूल सुन ले, बाद में खेलना शुरू कीजिएगा। पहला रूल, बैटिंग सबसे पहले मैं करूंगी, हमेशा, ऑलवेज। दूसरा रूल, मैं आपको सिर्फ एक बॉल डालूंगी क्योंकि मेरी एक बॉल ही 6 बॉल्स के बराबर है, लेकिन आप मुझे पूरी 6 बॉल्स खिलाएंगे। तीसरा रूल, बॉल अगर किसी भी छत के ऊपर गई तो लेने आप जाएंगे, बेशक मैं ही क्यों ना मारूं। चौथा रूल, अगर बाल गुम हो गई तो आप आउट। वो ऐसी तफसील से बता रही थी जबकि वो हैरिस के रूल सुन रहा था। ये कौन से रूल्स थे क्रिकेट के जो सिर्फ इसी पर लागू हो रहे थे? सामने वाला तो आजाद था। देख लीजिए, कोई बेईमानी नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, पूरी ईमानदारी से खेलना है। अगर मेरे रूल्स के मुताबिक खेल सकते हैं तो ठीक है, वरना डालिए बॉल। वो 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 गेंद इसके हवाले करते हुए बोली तो शाबिर को समझ में नहीं आया कि क्या गेम क्विट करने का ऑप्शन नहीं था गेम में। चले ना, आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? टाइम नहीं है मेरे पास, हमें घर भी जाना है। जरूरी नहीं कि 8 घंटे आपको जगाना है तो 8 के 8 घंटे हम यहीं पर बर्बाद करेंगे। हमारे पास और भी बहुत कुछ है वक्त बर्बाद करने के लिए। वो बला लेकर एक तरफ आकर रुकते हुए बोली थी। गाड़ियों की लाइट्स की वजह से सड़क रोशन थी, जबकि सड़क के बीचों बीच वो दोनों ऐसी क्रिकेट खेल रहे थे जिसका कोई सर पैर नहीं था। शावी ने अपने बाएं हाथ से बॉल डाली जिसको अगले ही लम्हे यासीन ने बैट घुमाकर गाड़ी के शीशे पर दे मारा था। और ये क्या हो गया? गाड़ी का शीशा टूट गया। वो हैरत से तीसरे नंबर वाली गाड़ी के फ्रंट स्क्रीन को देख रही थी। हाय अल्लाह, आपका तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अच्छा साईं, वो मासूमियत से देखते हुए बोली थी। इट्स ओके जान, तुम अपना खेल कंटिन्यू करो, 5 बॉल्स बाकी हैं अभी। शाबिर इसका ध्यान वापस गेम की तरफ दिलाने लगा था क्योंकि वो जल्दी से जल्दी ये खेल खत्म करना चाहता था। असीर कंधे झुकाकर वापस अपनी जगह पर आ रुकी थी। अब की दफा दूसरी बॉल असीर के करीब से गुजरकर पीछे की तरफ चली गई थी। आउट आउट, बॉल पीछे विकेट को लगी है। विकेट्स नहीं है लेकिन इस जगह विकेट्स ही होती हैं। तुम आउट हो चुकी हो, शाबिर ने उंगली ऊपर करते हुए से बताया था। एक्सक्यूज मी, हमारी गेम में विकेट्स है ही नहीं। विकेट वाला आउट ऑप्शन मैंने शामिल ही नहीं किया है। आप किधर से मुझे आउट कर रहे हैं? कोई आउट नहीं है। वाइट बॉल थी। चले आप नेक्स्ट बॉल करवाएं। अब ये फिर से सेकंड बॉल होगी क्योंकि वो तो आपने वाइट बॉल कर दी थी। उफ, लोगों को खेल के रूल्स तक नहीं आते। वो मसनूई माथे से पसीना साफ करते हुए बोली, जिस पर शाबिर गहरी सांस लेकर रह गया था। और फिर इसकी 6 बॉल्स 21 बॉल्स के बाद खत्म हुई थी क्योंकि हर बॉल को वो वाइट बॉल देती थी या नो बॉल बोल देती थी। यहाँ तक कि एक चक्का तो इसने नो बॉल पर मारा था जो कि बेसिकली नो बॉल था ही नहीं। इस वक्त वो 6 बॉल के साथ 52 रन पर नॉट आउट थी। इसकी कारकर्दगी देखकर तो पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पागल हो जाता। और शाबिर को 6 बॉल के बदले सिर्फ एक ही बॉल मिले और शाबिर को 6 बॉल के बदले सिर्फ एक ही बाल मिलने वाली थी। वो भी सिर्फ लेफ्ट हैंड से खेल सकता था क्योंकि इसकी बीवी अपने रूल्स पहले ही बता चुकी थी कि इसका एक बाल 6 बॉल्स के बराबर है। चलो जल्दी डालो बॉल, फिर घर चलते हैं। इसने एक नजर की घड़ी की तरफ देखा था। यहाँ पर भी वो 40 से 45 मिनट बर्बाद करने में कामयाब रही थी। आपको बॉल डालना नहीं आता, मैं एक ही बॉल में आपको बॉल डालना सिखा दूंगी। आप जो इतने तेज और जोर से बॉल फेंकते हैं, ऐसे नहीं बॉल फेंकी जाती, इसे ऐसे प्यार से फेंकते हैं। इसने बाल उठाकर इसकी तरफ फेंकी थी जब शावी ने अगले ही लम्हे बल्ला घुमाते बाल को हिट किया था और दूर कहीं से शीशा टूटने की आवाज आई थी जिस पर वो उछल पड़ी थी। हाय अल्लाह, मर के आपने किसी के घर का कांच तोड़ दिया। ये क्या किया है आपने? आपको सचमुच में खेलना नहीं आता शाबिर। अब वो लोग आकर हमें मारेंगे। भागे यहाँ से भागे। वो इसके पास आती, इसका बासु पकड़े, इसकी गाड़ी की तरफ घसीटने लगी थी। अरे भागने की क्या जरूरत है? जो भी नुकसान हुआ है हम पे कर देंगे, इतनी कोई क़यामत तो नहीं आकी। और मैं शावीर शाह हूँ, इस तरह से नहीं भागता मुसीबतों से। अगर हो गया है नुकसान इनका तो हम पेमेंट कर देंगे। शावीर सीने पर हाथ बांधते हुए वहीं रुक गया था जिस पर इसने घूर कर शावीर को देखा था।
आए बड़े बिल गेट्स कहीं के। जब मैं कह रही हूँ कि हमने भागना है तो मतलब हमने भागना है, हमने नहीं देने पैसे, आप तो सचमुच में क्रिकेट खेली नहीं आती। वो गुस्से से कहती, इसका बाजू पकड़े इसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ लेकर आई थी, जिस पर शाबिर ने जल्दी से गार्ड्स को आने का इशारा किया था। गार्ड्स इसके इशारे पर अलर्ट होते थे, जैसे गाड़ियां लेकर वहां से निकलने लगे थे, जबकि यासीन ने एक आदमी को अपनी गाड़ी के पीछे भागते हुए देखा था। अरे जल्दी चलाएं गाड़ी लाला, जिन अंकल के घर की अरे जल्दी चलाएं गाड़ी लाला, जिन अंकल के घर की खिड़की तोड़ी है वो पीछे आ रहे हैं और उनके हाथ में डंडा भी है, मार देंगे हमें। आपकी दफा वो चीखते हुए बोली तो ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी थी। यकीन नहीं आ रहा कि लेकिन शाबिर शाह सियासत का उभरता हुआ नया नाम सच में आधी रात को क्रिकेट खेलते हुए किसी के घर की खिड़की तोड़कर भाग रहा था। वो आदमी कहीं पीछे छूट गया था और सिर खिलखिलाते हुए शाबिर की गोद में आ गिरी थी, जबकि शाबिर को खुद अपनी कंडीशन पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। वो क्या करके आया था वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था। हाँ, लेकिन गाड़ी में इन दोनों के कहकू ने आगे मुझे दो लोगों को भी खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर दिया था। जीनत की आंख खुली तो वारिद इसके साथ कमरे में मौजूद नहीं था। वो हैरत से कमरे में हर तरफ इसे तलाश करने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात बहुत गहरी हो चुकी है। कल सारा दिन सफर में गुजरा था और फिर सुबह के 9 बजे के आसपास वो सोई थी, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी देर तक सोती रहेगी। शायद कुछ दुआओं का असर था और कुछ सफर की थकावट थी, जिसकी वजह से वो जल्दी जाग नहीं पाई थी। भारत कहाँ होंगे? बाहर जाकर देखूं क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, न जाने वो लोग क्या सोचेंगे, कमरे में ही ठीक हूँ। वो वहीं बेड पर बैठी भारत के आने का इंतजार करने लगी थी। भारत इसके सोने के बाद कमरे से निकल रहा था। वे यकीनन रिदा के पास ही गए होंगे। न जाने रिदा क्या सोच रही होगी हमें इस कदर करीब देखकर। इसके जहन में पता नहीं क्या 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 ख्याल आ रहे होंगे। मुझे इसकी गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। मुझे इसे बता देना चाहिए कि मैं और भारत में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसे वो बुरा महसूस करे। मैं इसे बता दूंगी कि हम दोनों इसकी कंडीशन फिलहाल ऐसी नहीं है कि वो अपने शौहर के साथ किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त कर सके। मुझे इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। वो बेहद परेशान बैठी हुई थी। जीनत रिदा अपनी तरफ से कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी, लेकिन इस चक्कर में वो खुद बहुत ज्यादा टेंशन का शिकार थी। हाँ, मुझे इससे बात करनी चाहिए। वो आहिस्ता से बेड छोड़ती फ्रेश होने चली गई थी। इसका इरादा बाहर आकर रिदा से मिलने का था। बीवी जी, वो उठ गई है, वारिद अका की बीवी। इसको खाना दे आऊं? मुलाजमा ने इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए आमना बेगम से इजाजत मांगी थी। अभी तो डिनर लगने वाला है, तुम ऐसा करो कि इसे इसके कमरे में ही खाना दे दो। कोई जरूरत नहीं है इसे अपने साथ बिठाकर खिलाने की। बेहतर है कि वो हम लोगों से अलग ही रहे। वैसे भी इसकी इतनी औकात नहीं है कि वो हम लोगों के साथ, हमारे खानदान वालों के साथ बैठकर खाना खाए। इसका खाना कमरे में पहुंचा दो। आमना बेगम ने नफरत अमेज लहजे में कहा था, जिस पर मुलाजमा हामिद सर हिलाती वहां से जा चुकी थी। बीबी जी, आप कहाँ जा रही हैं? अंदर चले, मैं आपका खाना लेकर आती हूँ। वारद का हाथ ताकीद करके गए हैं कि आप जैसे ही उठे आपको कुछ ना कुछ खाना दिया जाए, फिर आपने दवाइयां भी तो खानी है। वो बता रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुलाजमा वापस किचन की तरफ जाते हुए इसे कमरे से निकलते देख चुकी थी, इसलिए तेजी से इसके पास आती हुई कहने लगी, नहीं, वो दरअसल मुझे रिद्दा से मिलना है, आप मुझे इसके पास लेकर जा सकती हैं? वो मुलाजमा को देखते हुए बोली थी। वो तो अभी घर पर नहीं है, इनकी सहेली की मेहंदी है ना, नायरा काका और भाभी वहीं पर गए हुए हैं। मिराल भाभी हैं घर पर, कहीं तो इनके पास छोड़ आती हूँ। मुलाजमा ने कुछ सोचते हुए कहा तो इसने नफी में सर हिलाया था। नहीं, मुझे रिदा से मिलना है। वो जब घर आएंगी तब मुझे बता दीजिएगा, मैं रूम में जा रही हूँ। वह कहकर वापस इसी कमरे की तरफ चली गई थी। ठीक है, आप कमरे में चले जाए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मुलाजमा कहकर किचन की जानिब कदम बढ़ा गई थी। अरे वाह, खाना तैयार है, बहुत सख्त भूख लग रही थी। ये अरमान जनान खाने में आते ही कुर्सी खींचकर बैठा तो वारिद भी इसके साथ ही बैठ गया था। अरे वाह, खाना तैयार है, बहुत सख्त भूख लग रही थी। ये अरमान जनान खाने में आते ही कुर्सी खींचकर बैठा तो वारिद भी इसके साथ ही बैठ गया था। तुम शुरू करो, मैं जीनत को लेकर आता हूँ। वो जागी थी या नहीं? इसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए सवाल किया था। वो जाते जाते क्या कर गया था कि जीनत का ख्याल रखे। हाँ, वो जाग गई थी, उसका खाना भी कमरे में पहुंचा दिया था। आमना बेगम फौरन बोली तो इसने एक निगाह इन्हें देखा था। मैं इसे बाहर लेकर आता हूँ, वहां अंदर अकेले क्यों खा रही है? आप इसे बाहर ले आती ना। वो उठा था, मैं इसे जानबूझकर बाहर नहीं लेकर आई वारिद, और बेहतर होगा कि वो अंदर ही रहे। देखो बेटा, तुम्हारी पसंद समझकर हम सब इसे इस घर में रख लिया है, लेकिन वो बेजान चीज नहीं है अम्मी, जिसे आपने इस घर में रख लिया है और इसे छोड़ दिया है। वो मेरी बीवी है, आप लोगों के लिए ना सही लेकिन मेरे लिए वो अहमियत रखती है। मेरा खाना मेरे कमरे में ले चलो। इस घर के लोगों का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। मैं और मेरी बीवी इन लोगों के बीच में बैठकर खाना खाने के काबिल नहीं है। वह कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, जबकि आमना बेगम इसे रोकती रह गई थी। ये क्या खा रही हो तुम? वह कमरे में दाखिल हुआ तो सामने टेबल पर खाना रखे खाने में मसरूफ थी। अभी इसने यकीनन थोड़ा सा ही खाना खाया था, लेकिन खाने में बिरयानी देखकर तो वारिद की हालत खराब होने लगी थी। वह बिरयानी कैसे खा रही थी और किसकी इजाजत से खा रही थी? इसके जख्म अभी कच्चे थे। मिर्ची वाली कोई भी चीज से सख्ती से मना थी। जी, वो मुलाजमा देकर गई है अभी थोड़ी देर पहले, मुझे ये खाना। वो वारिद को देखते हुए बोली थी, जबकि चम्मच इसने वापस प्लेट में रख दी थी। वारिद तेजी से आगे आता इसके आगे से बिरयानी की प्लेट उठा चुका था, साथ ही साथ करी परा सालन का डोंगा भी उठा चुका था। जानता हूँ इंतहाई बदइखलाक हरकत कर रहा हूँ, लेकिन किसी के आगे से खाना उठाना और ना ही एक इंतहाई बुरी हरकत है, लेकिन मैं मजबूर हूँ।
और तुम्हारे मुंह में जुबान का मसला है। तुम्हें जब डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि क्यों खा रही हो तुम ये सब कुछ? क्या मुलाजमा को कह नहीं सकती थी कि ये सब कुछ नहीं, तुम्हें खाना मना है, ये मिर्ची वाली चीज है, तुम्हारे जख्म कच्चे कर सकती है। ठीक हो ना? ठीक होना है या नहीं? जानम, ये जो मैं अपने जज्बात पर काबू करके बैठा हुआ हूँ ना, सिर्फ तुम्हारे ठीक ना होने की वजह से। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैंने सांसें हराम कर देनी है तुम्हारी। चलो बैठो यहाँ पर, मैं लेकर आता हूँ बनवा कर कुछ तुम्हारे लिए। वो कमरे से बाहर निकलता किचन की तरफ चला गया था, जबकि मुलाजमा वही ताज़ा रोटी बनाने में मसरूफ थी। ये सब कुछ जीनत को मना है, इसके लिए परहेजी खाना बनाओ, और जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती इसके लिए परहेजी खाना ही बनाना है। तुमने खबरदार जो इसके खाने में कोई भी कुताही हुई, याद रखना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर इसके खाने में किसी भी तरह की गलती की, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। यखनी बनाओ, साथ में चावल उबाल दो। एक साथ में बाप बेगम से पूछ लो कुछ अच्छा सा जो इसके लिए बेहतर रहे। वो कहकर किचन से निकलने लगा था। अका, आपका खाना कहाँ लगाऊं? मुलाजमा इसके पीछे आते हुए कहने लगी थी। पहले जीनत का खाना बनाओ, जब वो रेडी हो जाएगा तब मेरा इसके साथ ले आना, मैं अंदर रूम में हूँ। अक्का, जीनत के लिए दूध। भाभी, जैसे मिराल भाभी है, रिदा तुम्हारी भाभी है, इसी तरह जीनत भी तुम्हारी भाभी है। इसका अंदाज समझाने वाला था, जबकि मुलाजमा ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। वो एक नजर से देखता है किचन से बाहर चला गया था, जबकि किसी को बुलाने या किसी को मुखातिब करने की जहमत इसने की ही नहीं थी। आपने मुझे बुलाया बाबा जान? आमना बेगम कमरे में दाखिल होती बड़े अब्बा से सवाल करने लगी थी, जिन्होंने बाहर होते तमाशे के बाद इन्हें कमरे में आने के लिए कहा था। हाँ आमना बहू, वो दरअसल हमने तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया है कि तुम इस लड़की के साथ अपना लहजा थोड़ा दुरुस्त करो, क्योंकि मामला इस लड़की का नहीं, इसे बुरा लगे या अच्छा लगे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारा बेटा तुमसे बदजन हो रहा है इस लड़की की वजह से। वो इस लड़की को यहाँ ले आया है अपने निकाह में, अपनी इज्जत बनाकर। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो लड़की अब वारिद के निकाह में है, इस खानदान की बहू है। बेशक हमारे लिए अहमियत रिदा ही रखती है, रिदा ही हमारी बहू है, और हमारे लिए वारिद की बीवी हमारे खानदान को वारिस देने वाली हमारी बहू रिदा है। लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि वारिद के दिल पर वो तवाइफ राज करती है। हमने जोर जबरदस्ती जैसे तैसे करके वारिद का ये रिश्ता रखना चाहा, लेकिन अब जिस तरह वारिद बाकी हो रहा है, मुमकिन है वो हर हद से गुजर जाए, और फिर अगर इसने रिदा को तलाक देने का फैसला कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे? वारिद कसमों वादों पर यकीन नहीं रखता, तो वो अपनी दादी की आखिरी बात का मान रखे हुए है, वरना वो कब का ये तलक तोड़ चुका होता। वारिद इस वक्त बागी हो चुका है, वो अपनी मर्जी कर रहा है। इस वक्त मेरी बात, तुम्हारी बात या किसी की बात इसके लिए कोई वैल्यू नहीं करती। हम इसे जबरदस्ती ये निकाह का रिश्ता निभाने पर मजबूर नहीं कर सकते। जबरदस्ती रिदा को इसके निकाह में रख सकते हैं, इसे कस्मों वादों या रिश्तों में उलझा सकते हैं, लेकिन इसे इसकी मर्जी करने से रोक नहीं सकते। और आज जो तुम्हारा रवैया था वो सिर्फ और सिर्फ वारिद के दिल में तुम्हारे लिए नापसंदीदगी का पौधा लगा रहा है। तुम माँ हो इसकी, तुम्हारे लिए अपनी औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ वारिद को दिखाने के लिए ही सही, लेकिन अपने अंदाज में इस लड़की के लिए थोड़ी सी नरमी लेकर आओ, वरना अपना बेटा खो सकती हो तुम। वो जितनी मोहब्बत तुमसे करता है इतनी किसी से नहीं करता। तुम माँ हो इसकी, तुमने जन्म दिया है इसे, वो तुम्हारी खातिर शहर से यहाँ आता है तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें अपना चेहरा दिखाने के लिए। तुम्हें देखे बगैर इसे सुकून नहीं मिलता। नाराजगी दिखाता है, लेकिन अपनी नाराजगी खत्म कर लेता है, क्योंकि वो अपनी जन्नत से रूठ नहीं सकता। वो इन्हें देखते हुए समझा रहे थे, जबकि वो हैरत से नहीं सुन रही थी। मेरे दिल में इस लड़की के लिए कोई नरमी नहीं है बाबा जान, लेकिन फिर भी अगर मुझे अपने बेटे के लिए ऐसा करना पड़ता है तो शायद मैं ये भी करूंगी। आप ठीक कहते हैं, मैं अपने बच्चे को खुद से पसंद नहीं कर सकती, और फिर वो मेरा बच्चा है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। वो इन्हें देखते हुए उठ गई थी, जबकि बड़े अब्बा जो समझाना चाहते थे इन्हें समझा चुके थे। बीबी जी, यखनी बना दी है मैंने, ये चावल भी उबाल दिए हैं, साथ में कम मिर्ची वाला सालन भी बना दिया है। आप एक दफा चेक कर ले। वो किचन में दाखिल हुई तो मुलाजमा इन्हें देखते हुए कहने लगी थी। उन्होंने आगे बढ़ते हुए खानों को डिश आउट किया था। इन पर इतने बुरे दिन भी आने लगे थे कि एक तवाइफ के लिए वो खाना बर्तन में सजा रही थी। इन्हें सोचकर ही कराहत महसूस हो रही थी। जब रिदा अंदर किचन में दाखिल होती, इन्हें सलाम करते पानी पीने के लिए गिलास निकालने लगी थी। अरे आ गई मेरी बच्ची, कैसा रहा फंक्शन? एंजॉय किया? अपनी नजर उतार लेना, न जाने वहां पर कैसी कैसी औरतें होंगी। इसे देखते ही वो खिल सी गई थी, इसके चेहरे पर ममता का नूर इन्हें दुगनी खुशी देता था। जी आ गई हूँ, ठीक था फंक्शन, काफी इंजॉय किया। ठीक कहती थी, अब घर में रहने से बेहतर है जरा बाहर निकल जाया करूँ। मोमर शका का दोस्त था दुल्हा। मोमर शका ने तो वहां वो रौनक लगाई कि क्या ही बताऊं आपको। ये आप क्या कर रही हैं? आपने ये खाना किसके लिए बनाया है? वो परहेजी खाना देखते हुए पूछने लगी थी। घर में कोई भी बीमार नहीं था जिसे ये खाने की जरूरत पेश आई। वो वारिद की बीवी के लिए। वो बीमार है, कोई जख्म वगैरह है इससे गहरा, तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है। आपके बेटे की बीवी मैं हूँ। आज के बाद मेरे सामने इस औरत को वारिद की बीवी मत कहिएगा, तकलीफ होती है मुझे। वो इनकी बात काटते हुए बोली थी, जबकि आमना बेगम इसके लहजे की बदतमीजी को महसूस करने के बजाय इसकी तकलीफ को महसूस करती हम शर्मिंदा सी हो गई थी। मेरी बच्ची नहीं कहूंगी, वो जल्दबाजी में मुंह से निकल गया। तुम पानी पीकर बाहर आ जाना, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी, तुम्हें दिखाऊंगी। घर में चलने वाली टेंशन की वजह से तुम्हें दिखा ही नहीं सकी। वो मुस्कुराकर कहती कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि रिदा ने एक नजर खाने को देखा था। तो तुआइफ साहिबा मेरे घर में अपनी खिदमतें करवाएंगी। मोहतरमा के जख्म इतने गहरे हैं कि परहेजी खाना खाएंगी। वो सामने परा नमक का डब्बा उठाकर इसके खाने में उड़लती नफरत अमेज लहजे में कहती चम्मचा उठाकर खाने में चलाने लगी थी, और फिर इससे पहले कि मुलाजमा किचन में वापस आती वो किचन से बाहर निकल गई थी। लो तुम्हारा खाना आ गया। वो इसे इंतजार करने का कहती
कहता खुद नहाने चला गया था। अब वापस आकर इसके पास आकर बैठा इसे अपने दिन की रूटीन बताने लगा था। आज वो स्कूल और कॉलेज की कोई साइट देखने के लिए गया था जहाँ बाबा ने लड़कियों का स्कूल बनाने के बारे में सोचा था और बरजम इसी काम के सिलसिले में मसरूफ था। गाँव में लड़कियों का स्कूल कॉलेज नहीं है। मुलाजमा आकर खाना इसके सामने लगा रही थी जब इसने पूछा। स्कूल है लेकिन सिर्फ 10वीं तक है और कॉलेज वगैरह नहीं है। और फिर जो लड़कियां मेडिकल में आगे जाना चाहती हैं इनके लिए बहुत सारे मसाइल हुए हैं। यहाँ तक कि बच्चियां अब तक पेपर देने के लिए शहर बड़े स्कूल और कॉलेजेस में जाती हैं। इसीलिए ये लोग यहाँ पर एक बड़ा लड़कियों का कॉलेज और स्कूल बनाना चाहते हैं जिसमें हर तरह की सहूलत मौजूद हो। बच्चियों को अपने गाँव से बाहर ना जाना पड़े, सब कुछ गाँव के अंदर ही हो, क्योंकि गाँव वालों को लगता है कि अपने इलाके में ही बच्चियां महफूज हैं। इसीलिए तो मैट्रिक के बाद घर बिठा देते हैं। अब नायरा और काका को देख लो, रोज 2.5 घंटे का सफर करती है कॉलेज और यूनी जाने के लिए। वैसे तफसील से बताता इसका खाना प्लेट में निकाल रहा था, जबकि सूप का पहला स्पून लेते ही जिनत के मुंह में करवाहट घुल गई थी। नमक जैसे इसके गले में अटक सा गया था। क्या हुआ जिनत, तुम ठीक हो ना? इसने जैसे ही पानी का गिलास लबू से लगाया वो परेशानी से पूछने लगा था। इसका चेहरा बता रहा था कि खाने में कोई मसला है। जिनत ने नफी मसर हिलाते हुए इस मसले को यही हल करना चाहा था, लेकिन इससे पहले के वारिस की प्लेट से चम्मच उठाकर अपने मुंह में ले चुका था। उफ, इसमें कितना तेज नमक है। वो परेशानी से यखनी एक तरफ करता चावल का चमचा भरकर मुंह में रख चुका था और फिर अगले ही लम्हे इसने गुस्से से शीशे की टेबल पर हाथ मारा था। वारत ने प्लीज प्लीज, वारत नहीं, प्लीज प्लीज कोई हंगामा नहीं। हो सकता है मुलाजमा ने गलती से, नहीं ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है। और जब जब इस घर में मेरी बीवी के साथ किसी तरह की ज्यादती होगी हंगामा तो होगा, और मुझे ऐसे हंगामों की कोई परवाह नहीं है। नादिया वो गुस्से से चिल्लाया था जब नादिया अगले ही लम्हे भागते हुए इसके कमरे में आई थी। ये खाना तुमने बनाया है? मैंने क्या कहा था, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना अपनी बीवी की तबीयत पर किसी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता मैं। इसमें इतना तेज नमक है। तुम मेरी बीवी को ये खिलाकर मसीद बीमार करना चाहती हो। खाओ इसे, चेक करो ये इंसानों के खाने के काबिल है। तुम इस घर की पुरानी मुलाजमा हो। इस तरह का खाना आज से पहले तुमने कभी किसी को बनाकर खिलाया है? वो गुस्से से मुलाजमा को डांटने लगा था। कोई बात नहीं नादिया, आप जाएं। जीनत ने इसके गुस्से को देखते हुए कहना चाहा था जबकि वारद ने हाथ के इशारे से इसे खामोश करवाया था। अका कसम ले लें, मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ बनाया था। मैंने खुद हर चीज का ख्याल रखा था। खाने में कोई खराबी नहीं थी। मैंने खुद चेक किया था। फिर आमना बीबी जी ने इस खाने को डिश में निकाला था। मैं बस जरा सा रीता भाभी के किचन में आने पर अम्मा बेगम के बुलाने पर इनके कमरे में गई थी और फिर खाना उठाकर आपके कमरे में दे गई। खाओ इस खाने को और खाकर बताओ कि क्या वो वैसा ही है जैसा तुमने बनाया था। वो अब भी अपनी बात पर कायम था, जबकि नादिया जैसे अपने खाने पर पूरा यकीन था जल्दी से यखनी की चम्मच भरकर अपने मुंह में डाल गई थी, लेकिन अगले ही लम्हे पानी का गिलास भरकर अपने लबू से लगाया था। अक्का मैं कसम खाकर कहती हूँ इसमें इतना तेज नमक नहीं था। मैंने हर चीज का ख्याल रखा था। पता नहीं यखनी में कितना तेज नमक हो गया है। आपके नादिया रोने लगी थी और अपनी मेहनत जाया होने पर और अपने ऊपर इल्जाम लगने पर इसने कभी इस तरह का काम नहीं किया था। किचन में रीदा गई थी। इसने एक नजर से देखते हुए पूछा, जिस पर नादिया ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया था। जाओ यहाँ से और जीनत के लिए कुछ बना कर लाओ। इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अब के वो बात खत्म करते हुए बोला था और फौरन कमरे से निकल आई थी। प्लीज रीदा, प्लीज भारत, आप रीदा को कुछ भी नहीं कहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसने जानबूझकर किया होगा, और अगर इसने किया भी है तो जाने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कौन सा वो खाना खा लिया है, वो खाने के काबिल था भी नहीं। उसकी बात करते हुए बोला, जबकि थोड़ी ही देर में मुलाजमा वापस अंदर दाखिल हुई। रीदा का तो वह हिसाब करने ही वाला था, लेकिन मुलाजमा परेशान थी। अका खाने में किसी ने जानबूझकर नमक तेज किया है। देखें इस खाने में बिल्कुल भी नमक तेज नहीं है। मैं खुद चेक करके लाई हूँ। ये मैंने खुद बनाया था। लगता है जो डिश में खाना था सिर्फ इसी में नमक डाला गया है। मुलाजमा से देखते हुए यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोलती खाना टेबल पर लगाने लगी थी। वो जानती थी कि हरकत रीदा ने ही की होगी, लेकिन वारद के सामने वो नाम नहीं ले सकती थी। वो जो भी था वो इस घर की मुलाजमा थी। भाभी आप चेक करें ना खाना, आप देखें बिल्कुल भी तेज नमक नहीं है। वो घबराई जीनत से कहने लगी थी, जबकि जीनत ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाते वारद के बाजू पर हाथ रखा था। जबकि जीनत के चेहरे पर परेशानी देखते हुए वारद ने गहरा सांस लिया था। इन सारे मसलों को जीनत से दूर रखना था और जीनत को इस घर में एक मकाम दिलाना अब इसका काम था। वो नरमी से इसके हाथ पर अपना हाथ रखता इसीलिए टेबल के करीब आ गया था। शुक्र है अल्लाह पाक का, घर आ गया। शावीर गहरा सांस लेता अपनी चमकती हवेली को देख रहा था। क्या मतलब है आपका? इस तरह गहरी सांस लेकर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ कैद करके रखा हुआ था और अब आपको आज़ादी मिल रही है। असी ने हैरानगी से देखते हुए कहा था, लहजे में थोड़ा गुस्सा भी शामिल था। अरे नहीं नहीं मेरा चांद, बैठ कर कमर अकड़ गई है। बस शुक्र है सफर खत्म हुआ। देखो ना 4:30 बज रहे हैं। अच्छा खासा वक्त गुजर गया है। वो गाड़ी से निकलते हुए तेजी से इसकी साइड का दरवाजा खोल चुका था। हाँ तो इस तरह कहे ना, ऐसा क्यों कह रहे हैं जैसे मैं कोई बहुत जालिम बीवी हूँ और आप इस दुनिया के सबसे मजलूम शोहर जो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा परेशान है। वो गाड़ी से निकलते हुए बोलते, इसकी ड्रामेबाजियों पर अरबाज ने एक नजर ड्राइवर को देखा था। मेरा चांद जालिम बीवी और तुम, देखो अब तुमने तो आसमान और जमीन को एक करने की बात कर दी है। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तुम कभी जालिम हो ही नहीं सकती। वह इसके गिर्द अपनी चादर फैलाता इसे अपने साथ लगाते हुए हवेली के अंदर चला गया था, जबकि अरबाज को ड्राइवर अपने बेहद करीब महसूस हुआ था। क्या कर रहे हो तुम? इसने हैरत से ड्राइवर को पीछे किया जो गाड़ी से बाहर झांकने की कोशिश में था। यार ये असीरी इश्क तो बड़ा खतरनाक है। साईं पर तो बहुत गहरा असर हुआ है। अल्लाह पाक शाह साईं की हिफाजत करे। और सीरियस अंदाज में बोला था। अरबाज ने अपनी हंसी छुपाई थी। हाँ यार बस दुआ ही कर सकते हैं हम। ये असीरी इश्क तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और फिर बीबी जी का तो नाम भी असीर है। मुझे तो लगता है इनका नाम सोच समझ कर किसी ने रखा है
ताकि बड़ी होकर ये शाह के दिल पर कब्जा कर सके। अरबाज का अंदाज ड्रामाई था, जबकि ड्राइवर तो उसकी बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहा था। अल्लाह अल्लाह, मुझे तो बहुत तरस आ रहा है शाह साईं पर। कितना रोब चलाते थे बीवी पर, और अब बीवी इन पर रोब चलाती है। रोब भी क्या चलाती है, ये तो पूरे का पूरा ही इन्हें इशारों पर नचाती है। और वो कैसा मेरा चांद, और वो कैसे मेरा चांद करते रहते हैं। वो कानों को हाथ लगाते हुए कहने लगा था, तुम इनकी प्राइवेट बातें क्यों सुनते हो? शाह साईं बीबी जी को कुछ भी कहें, खबरदार जो इनकी बातों पर कान धरे, वरना शाह साईं कान ही काट देंगे। जानते तो हो ना इन्हें, असीर इश्क का असर सिर्फ असीर बीवी के होते हुए रहता है। जब असीर बीबी आस-पास नहीं होती, तब वो वही शाह साईं होते हैं जिनसे जिनसे इस हवेली का ज़रा-ज़रा कामता है। किसी खुशफ़हमी में मुब्तला मत रहना। असीर बीबी को एक दफ़ा फिर से बताकर आता हूँ कि शाह साईं को सोने नहीं देना। है थोड़ा वक़्त रह गया है, आध घंटे पूरे होते ही शाह साईं सुकून से सो जाएँगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले शाह साईं को जगा कर रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो असीर बीबी अपने काम की बड़ी पक्की हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा इन्हें याद दिला देता हूँ। पता नहीं ये डॉक्टर भी कौन-कौन सी नई-नई चीज़ें निकाल लेते हैं। वो गाड़ी से निकलता हवेली की तरफ चला गया था, जबकि ड्राइवर अब तक असीर इश्क के बारे में ही सोचने में मसरूफ़ था। उनके शाह साईं पर तो बड़ा गहरा असर हुआ था। ना जाने आगे क्या-क्या होने वाला था। या अल्लाह, शाह साईं की हिफाजत करना। हमारी रोज़ी-रोटी का ज़रिया तो शाह साईं ही हैं। इन्हें अपने महफूज़ पनाहगाह में रखना है। इन्हें हर तरह की बला से बचाकर या अल्लाह, शाह साईं की हिफाजत करना। हमारी रोज़ी-रोटी का ज़रिया तो शाह साईं ही हैं। इन्हें अपनी महफूज़ पनाहगाह में रखना। इन्हें हर तरह की बला से बचाना। वो दुआएँ माँगता हुआ गाड़ी का कारपोश में लगाने लगा था।